वो घबराकर मुड़ती है और जोर से बोलती है, आप यहाँ पर कैसे? वो चित्रा होती है। ज़्यादा मत पूछो, बस चलो यहाँ से। तभी मिश्रा जी चाय के 2 कप लिए किचन से आते हैं और, अरे चित्रा मैडम आप यहाँ? हाँ मिश्रा जी, श्रद्धा से कुछ ज़रूरी काम था, उससे बात हुई तो पता चला वो यहाँ है, तो सोचा यहीं से साथ ले चलूँ। आपको तो कोई ऐतराज़ नहीं? श्रद्धा आश्चर्य से चित्रा को देखती है। अरे नहीं मैडम, कैसी बात कर रही हैं? हमें नहीं पता था कि आपको भी हमारा घर पता है। अब क्या करें मिश्रा जी, बिना किसी फंक्शन या फेस्टिवल के भी आप सबको जो चाय पर इनवाइट करते रहते हैं, तो आपके घर का पता तो स्कूल का चपरासी और स्वीपर भी जानते हैं। चाय पीने जो आते हैं। मिश्रा जी खिसिया जाते हैं और नकली हंसी हंसते हुए कहते हैं, अरे मैडम आइए आप भी चाय लीजिए। उन्हीं 2 कप में से चाय शेयर कर तीनों चाय पीते हैं और श्रद्धा चित्रा के साथ चल देती है। चित्रा मैडम जल्दी बताइए कि क्या बात है, आप कैसे आई? पहले अपना फ़ोन चेक करो। तुम्हें मैंने कई बार फ़ोन किया, तुमने कॉल नहीं उठाई, फिर मैसेज भी किया, पर तुमने शायद चेक नहीं किया। गली पार करते हुए दोनों की बातें चल रही होती हैं। तभी श्रद्धा का ध्यान जाता है कि मेन रोड पर एक किनारे एक कार से टेक लगा डीके खड़ा होता है। आज वो कार लेकर आया होता है। चित्रा उसे कार में बैठने के लिए कहती है। श्रद्धा असमंजस में दोनों को बारी बारी देखती है, फिर कुछ न पूछकर वो कार में बैठ जाती है, पर पिछली सीट पर। चित्रा आगे और डीके ड्राइविंग सीट पर। तीनों शोरूम पहुंचते हैं। डीके कुछ काम का बहाना कर वहां से चला जाता है। चित्रा श्रद्धा को बताती है, मिश्रा सर पक्के वाले फ्लर्ट हैं। स्कूल में 3-4 महिला टीचर को छोड़कर कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखती, बस काम की बात करती हैं। तुम नई हो, तुम्हें नहीं पता होगा। कुछ साल पहले एक महिला टीचर ऐसे ही एक कंपटीशन में इनके साथ गई थी और अगले दिन उसने बिना कोई रीजन दिए रिजाइन कर दिया। सैलरी लेने भी नहीं आई, और क्योंकि इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट या रीजन नहीं था तो ये बच गए। पर ये सबको चांस मारते हैं। पट गई तो ठीक, नहीं पटी तो भी मुझे तुम्हारी चिंता हुई, और जब तुमने ना तो मैसेज देखा और ना ही कॉल उठाई तो मैं घबरा गई। सॉरी, मैंने घबराहट में डीके को फ़ोन कर दिया। एड्रेस तो मेरे पास था, बस ढूंढा डीके ने, फिर मैं भी साथ ही आ गई। श्रद्धा चुपचाप सर झुकाए सुन रही होती है। जब चित्रा चुप हो जाती है तो वो एक गहरी सांस लेती है। आपने इतना सोचा मेरे लिए, मेरे पास शब्द नहीं हैं कि आपको धन्यवाद कह सकूं। और चित्रा के हाथ पकड़ लेती है। आज जब लोग बिना स्वार्थ के कोई संबंध नहीं बनाते, वो बस एक मौके के तलाश में रहते हैं कि किस तरह दूसरे को नीचा दिखा सकें, उसका मजाक बना सकें। आपने मेरी मदद की, डीके को बता दिया, कोई बात नहीं। वो बहुत साफ दिल और बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं मैनेज कर लूँगी। चित्रा भी उसका हाथ थपथपाकर उठ जाती है। तुम अभी चलोगी साथ या बाद में जाओगी? तभी डीके आकर कहता है, नहीं श्रद्धा बाद में जाएगी, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। श्रद्धा वहीं बैठ जाती है। चित्रा उसके कान में फुसफुसाती है, उस दिन बालकनी में समझाया था ना कि बात कर लो, आज मौका है, एक बार सुनो तो वो क्या कहना चाहता है। सिचुएशन से भागो मत, डटकर सामना करो। श्रद्धा भी पलके झपकाकर आश्वासन देती है। चित्रा चली जाती है। डीके इलेक्ट्रिक केतली में चाय बनाता है। श्रद्धा पहली बार डीके का ऑफिस ध्यान से देखती है तो चौंक जाती है। वहाँ का डेकोर और कलर कॉम्बिनेशन वही होता है जो उसने कभी डीके को बताया था जब वो शॉप देखने गए थे, जो प्रिंस के लिए लेनी थी। पर ये तो वो जगह नहीं है। डीके की आवाज़ आती है, हाँ ये वो प्लेस नहीं है, मैंने चेंज कर दी। क्यों? अभी नहीं बताऊंगा, लो पहले चाय पियो। दोनों चुपचाप चाय पीने लगते हैं। चाय खत्म होने पर श्रद्धा कुछ कहने का सोचती है, पर कैसे कहे, इसी कंफ्यूजन में रहती है। डीके, श्रद्धा ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो इतना सोच रही हो। नहीं, वो मैं बस कहना चाहती थी कि देखो श्रद्धा, जिंदगी कभी भी हमारे हाथ में नहीं होती, कब कैसी सिचुएशन आ जाए इस पर भी हमारा बस नहीं चलता। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं जानता हूँ। तुम जाना नहीं चाहती होगी, पर मना नहीं कर पाई। इट्स कम्प्लीटली ओके। चित्रा मैडम को तुमसे कुछ विशेष लगाव है, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है श्रद्धा। हम अभी चाहे अलग हैं, पर हमारे बीच विश्वास और भरोसे की एक डोर तो अभी भी है। कहते हुए वो ड्रॉअर में से एक एनवलप निकालता है और श्रद्धा की ओर बढ़ा देता है।
अगर इतना विश्वास और भरोसा था और है तो उस दिन क्यों नहीं किया? कहते हुए श्रद्धा की आवाज में नमी आ जाती है। हो गई गलती, क्या करूं? नहीं संभाल पाया अपना गुस्सा। इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, झल्लाहट में बोलता है। इतनी सी बात कहने में इतने महीने लगा दिए। श्रद्धा की आंखों में मोती झिलमिला जाते हैं। डीके कुछ पल देखता रहता है और फिर कहता है, ये लो कुछ पेपर्स हैं, इसे पढ़कर सिग्नेचर कर देना। हर पन्ने पर साइन चाहिए और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो भी अपने साथ रखना। जिस दिन जाना होगा मैं बता दूंगा। ये सुनते ही श्रद्धा का रंग उड़ जाता है। वो कांपते हाथों से एनवेलप पकड़ तो लेती है, फिर पूछती है, किस चीज के कागज हैं? कहाँ जाना है? पढ़ी लिखी हो तुम, घर जाकर आराम से पढ़ लेना। और कहाँ जाना है वो भी तुम समझ जाओगी। आओ मैं छोड़ देता हूँ घर। श्रद्धा चुपचाप चल देती है, पर उसके दिल और दिमाग में हलचल मच जाती है। डीके मनोज को शोरूम बंद करने का बोलता है और फिर शोरूम बंद करा करके चाबी लेकर कार के पास आ जाता है। कार में बैठते ही श्रद्धा को कुछ स्मेल आती है। वो डीके की तरफ देखती है। आप तो हमेशा बाइक चलाना पसंद करते थे, फिर आज कार? हाँ वो अब कार ले आता हूँ, यहाँ पर पार्किंग भी है तो आसानी रहती है। वो शॉप जो देखी थी वो क्यों छोड़ दी? डीके कोई जवाब नहीं देता। तुम घर पर बता दो कि लेट आओगी, मेरे साथ हो, हम तो घर ही जा रहे हैं ना। डीके एक बार तो श्रद्धा को देखता है, फिर कहता है, मेरे साथ डिनर करोगी? आज श्रद्धा भी डीके को गहरी नजरों से तोलती रहती है। वो समझ जाती है कुछ तो ऐसा है जो वो नहीं जानती। जानती भी कैसे? पिछले 9 महीने से कोई संपर्क ही नहीं था, बस कुछ कुछ बातों का पता था, वो भी ऊपरी सतह की, अंदरूनी नहीं। ठीक है, चलती हूँ डिनर पर। डीके आश्चर्य और खुशी के मिश्रित भाव से श्रद्धा को देखता है। उसे उम्मीद तो कम ही थी, पर दिल के एक कोने से आवाज भी आ रही थी कि श्रद्धा मान जाए। श्रद्धा घर पर फोन करके बताती है वो डीके के साथ है। सालीन तो सुनते ही हैरान रह जाता है। उसे गुस्सा आता है। वो कुछ कहना चाहता है, पर रचना रोक देती है। मीरा जी और रचना खुश हो जाती हैं और सालीन खामोश। पर आज जीवन जी बोलते हैं। वो दोनों पति पत्नी हैं, उनके बीच की बात है, उन्हें सुलझाने दो। हम सब चाहते थे कि डीके खुद आकर श्रद्धा से बात करे, और अगर आज वो अपना कदम बढ़ा रहा है तो हम लोगों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो बात करने वो घर क्यों नहीं आया? सालीन पूछता है। जीवन जी चुपचाप टीवी देखने लगते हैं। अरे छोड़ो ना, अब डिनर करो, जब श्रद्धा आएगी तब पूछ लेंगे। रचना ये कहकर रसोई में चली जाती है। उधर डीके और श्रद्धा डिनर करने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये एक नया गार्डन रेस्टोरेंट होता है जो अभी कुछ दिन पहले ही खुला था, पर बहुत जल्दी काफी फेमस हो गया। इसके रूफ पर भी रेस्टोरेंट है और गार्डन में भी। दोनों गार्डन रेस्टोरेंट के ओपन बुफे का सोचते हैं। डीके बुकिंग करके बताता है कि अभी वेटिंग है आधे घंटे की, वो कॉल कर देंगे। तो अब क्या करें? श्रद्धा पूछती है। इनका वेटिंग लाउंज भी है, वहां चलते हैं, डीके जवाब देता है। दोनों वेटिंग लाउंज में आते हैं। वहां बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। काफी बड़ा एरिया था और लोग वेटिंग वाले ही थे। वहां इतनी सारी एक्टिविटीज देखकर दोनों अचंभित रह जाते हैं। क्या खेलें? श्रद्धा पूछती है। हम वही सोच रहा हूँ, तुमने पहले कुछ खेला है? नहीं। हम पूल ट्राई करें? ओके चलो। दोनों को बहुत मजा आता है क्योंकि दोनों को ही खेलना नहीं आता था। बस मस्ती करके वो पूल खेलते हैं। फिर दोनों जिंगा ट्राई करते हैं। वो दिमाग का खेल होता है। और जब श्रद्धा कहती है, बस ये लास्ट टाइल निकल जाए और ये नहीं गिरा तो समझो हम जीत गए। डीके धीरे से सबसे नीचे की मिडिल टाइल निकालता है और बाकी सब टाइल्स स्थिर रहती हैं, एक भी नहीं गिरती। तो श्रद्धा खुशी के मारे डीके के गले में झूल जाती है और डीके भी उसे अपनी बाहों में कस के पकड़ लेता है। श्रद्धा को जब ये एहसास होता है तो वो पीछे होने की कोशिश करती है, पर डीके उसे नहीं छोड़ता। तभी डीके का फोन रिंग होता है। श्रद्धा को मधु की गोद भराई का दिन याद आ जाता है। फोन पर बात कर डीके कहता है कि चलो वेटिंग टाइम इज ओवर, टेबल इज फ्री नाउ। दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। इधर उधर की थोड़ी बहुत बात होती है। फिर डीके श्रद्धा को उसके घर छोड़ता है। श्रद्धा अपने घर के दरवाजे तक जाते जाते रुक जाती है। डीके भी कार में बैठते बैठते रुक जाता है। क्या हुआ श्रद्धा? आपने सिगरेट पीनी कब और क्यों शुरू की? ये नहीं पूछूंगी,
पर मत पीजिए, बस इतना कहूँगी, कोशिश करूँगा। कहते हुए फीकी सी मुस्कान देकर डीके कार में बैठ जाता है और श्रद्धा को घर के अंदर जाने का इशारा करता है। श्रद्धा के घर के अंदर जाते ही डीके भी कार लेकर निकल जाता है। श्रद्धा जब घर आती है तो सब जागे हुए होते हैं। मीरा जी से तो रुका ही नहीं जाता। वो पूछती हैं, डीके से क्या बात हुई, इतनी देर कैसे लगी? तू तो स्कूल के बच्चों को कंपटीशन के लिए लेकर गई थी। मम्मी पापा भैया भाभी सब ठीक हैं। वो मैं चित्रा मैडम के साथ थी। डीके ने ये कुछ पेपर्स पढ़ने दिए थे मुझे, इसलिए बुलाया था और फिर हम खाना खाने चले गए। वो मिश्रा वाली बात छुपा जाती है। सालीन चौंक कर पूछता है, पेपर्स? कैसे पेपर्स? मैंने अभी देखा नहीं है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्या हम सुबह बात करें? मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। सब हाँ में सर हिलाकर सोने चले जाते हैं। श्रद्धा सोने से पहले दिन भर की बातें सोचती है, जहाँ उसे मिश्रा जी पर गुस्सा आता है, वहीं डीके के साथ बिताया समय उसके चेहरे पर हंसी ले आता है और वो बस याद करके सो जाती है। सुबह स्कूल निकलते समय सालीन फिर टोकता है, वो पेपर्स देखे क्या? श्रद्धा जो बहुत खुश होती है, आज सुबह उसका दिल बुझ जाता है। वो सोचती है, किस चीज़ के पेपर्स हैं और डीके ने मुझे क्यों दिए और उन्हें मेरे डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? नहीं भैया, अभी देखती हूँ। वो अपने कमरे में से पेपर्स लेकर आती है। जैसे ही वो सालीन को देती है, जीवन जी टोक देते हैं, नहीं सालीन, श्रद्धा पहले देखेगी। बेटा तुम पहले देखो, डीके ने तुम्हें पेपर्स दिए हैं। श्रद्धा उन पेपर्स को देखते हुए आखिरी पन्ना पलटते पलटते रोने लगती है। सब लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं। मीरा जी श्रद्धा के पास आकर खड़ी हो जाती हैं और पूछती हैं कि क्या है इन पेपर्स में। रचना भी रसोई से निकलकर आ जाती है। जीवन जी के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। सालीन तुरंत पेपर्स देखता है और फिर सबको एक नज़र देखता है, पर बोलता कुछ नहीं। फिर रचना भी उन पेपर्स को देखती है और फिर सांस भरकर कहती है, भगवान का धन्यवाद, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। मम्मी पापा घबराओ मत, डीके ने एक फ्लैट लिया है और वो उसने श्रद्धा के नाम पर किया है। आगे उसी की रजिस्ट्री के लिए जाना होगा, इसलिए पेपर्स पर सिग्नेचर कर देने होंगे। जीवन अपने हाथ ऊपर करके भगवान को याद करते हैं, पर सालीन अभी भी खुश नहीं होता। मीरा जी भी खुश हो जाती हैं। यहाँ तो उससे आया ही नहीं जाता, बाहर से सारे अपने काम करा रहा है, ये खुद को समझता क्या है? श्रद्धा अपने आंसुओं को पोंछकर कहती है, भैया आप लोग परेशान मत हो, उन्होंने ये मुझे दिया है, मैं खुद बात करूँगी। अब मेरा लंच बॉक्स दे दो, मैं लेट हो रही हूँ। तभी रचना रसोई की तरफ भागती है और चिल्लाती है। मीरा जी और श्रद्धा भी रसोई में भागते हुए जाते हैं। इतनी देर में सब्जी पूरी जल गई थी, क्योंकि गलती से रचना गैस तेज करी छोड़ गई थी। तभी सालीन भी रसोई में आकर देखता है, फिर चिढ़कर बोलता है, ये डीके बाबू तो जो ना कराएं सो कम है। मीरा जी उसे रसोई से बाहर निकाल देती हैं, पर सब्जी की हालत देखकर मीरा जी की हंसी छूट जाती है और वो रचना की कुछ और बनाने का निर्देश देती हैं। श्रद्धा भी पेपर्स उठाकर ये कहकर कि आज मैं कैंटीन में खा लूँगी, वो भी स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में उसे पता चलता है कि कंपटीशन में ड्यूटी के चलते मिश्रा जी ने ड्यूटी लीव ली है और अगर वो भी चाहती है तो ले सकती है, मगर श्रद्धा मना कर देती है। पर वो अपनी फ्लोर इंचार्ज से रेसिस में बाहर जाने की परमिशन मांग लेती है। श्रद्धा डीके को फ़ोन कर मिलने को बोलती है तो वो उसे स्कूल आकर लेने की बात करता है, जिसे श्रद्धा सहर्ष मान जाती है, क्योंकि उसे समय बचाना था ताकि वो निश्चित समय पर स्कूल लौट सके। जैसे ही ब्रेक की बेल बजती है, श्रद्धा स्कूल के मेन गेट की तरफ भागती है। बाहर डीके बाइक पर बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। श्रद्धा का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा होता है। उसका चेहरा देखकर डीके पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक? श्रद्धा कहती है, कुछ अजीब सा फील हो रहा है। डीके हंसते हुए, मुझे तो ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे अपनी बीबी से नहीं, गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। बिल्कुल सही, पति से मिलने वाली फीलिंग ना आकर एक अलग ही फीलिंग है। तो फिर चलें? डीके के पूछने पर श्रद्धा हाँ में सर हिला देती है। दोनों बाइक पर चल पड़ते हैं। कहाँ चलें? कहीं भी, बस स्कूल के पास ही हो ताकि टाइम से वापस आ सकूं। डी के पास के मॉल में बाइक लगा देता है और दोनों कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठ जाते हैं। हाँ तो अब बताओ क्यों बुलाया? श्रद्धा बैग में से पेपर्स निकाल कर टेबल पर रख देती है। साइन कर दिए तुमने? नहीं, क्यों?
आप ये सब क्यों कर रहे हैं? डी के श्रद्धा का एक हाथ पकड़कर अपने अंगूठे से उसकी उंगलियां सहलाने लगता है। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, बस अपने तरीके से। मुझ पर अगर भरोसा हो तो प्लीज मेरी बात मान जाओ। श्रद्धा हाथ छुड़ा लेती है। भरोसा भरोसा तो बहुत था, पर तोड़ा किसने? और आज कैसे करूं भरोसा? डीके खामोश होकर इधर उधर देखने लगता है। श्रद्धा ध्यान देकर डीके को देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि पिछले दिनों में डीके शरीर से कुछ कमजोर हो गया है। उसके चेहरे पर भी एक उदासी है और आंखें भी खाली खाली लग रही हैं। श्रद्धा को अंदर से कुछ चुभन महसूस होती है, पर फिर भी वो अपने को कंट्रोल कर कहती है, आप अपने नाम पर भी तो ले सकते हैं फ्लैट, फिर मेरे नाम पर लेने का कारण? तभी डीके उठकर कॉफी और स्नैक्स ऑर्डर करने जाता है, फिर वापस आकर बैठता है और कहता है, अभी मेरे पास समझाने के लिए पूरे शब्द नहीं हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो और मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं तुम्हें वापस ला सकूं। तभी वेटर उनका ऑर्डर रखने आ जाता है। श्रद्धा कुछ नहीं बोलती। दोनों खामोशी से अपनी कॉफी पीते हैं। श्रद्धा ने कुछ खाया नहीं होता तो वो स्नैक्स खाने लगती है। वो इशारे से डीके को भी लेने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है। थोड़ी देर में दोनों बाहर निकलते हैं। तभी श्रद्धा की चप्पल टूट जाती है। नीचे का तला अलग लटक जाता है। क्या मुसीबत है, इसे अभी ही टूटना था। डीके तुरंत वापस अंदर जाता है और टेप लेकर आता है और चप्पल को हाथ में पकड़कर टेप से सील कर देता है। श्रद्धा ये देखकर, अरे आप मेरी चप्पल हाथ में मत लीजिए। क्यों, क्या हुआ? अब ये पुरानी होकर टूट गई तो गंदी हो गई। जब कभी नई खरीदी होगी तब तो 10 बार हाथ में लिया होगा। ये कहकर चप्पल को नीचे रखता है। श्रद्धा चुपचाप पहन लेती है। वो सोचती है, क्या इंसान है ये? मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। कल से आज तक के समय में मैं तो ये भी भूल गई कि मैं नाराज हूँ इनसे। मेरी चप्पल हाथ में लेकर जोड़ दी। इनकी यही सादगी तुझे पसंद थी श्रद्धा, अब क्या करेगी? दोनों मॉल में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी डी के आगे जाकर एक फुटवियर शॉप पर रुक जाता है। आ जाओ कहकर अंदर आगे बढ़ जाता है। श्रद्धा वहां से अपनी नई स्लीपर्स खरीदती है। बिलिंग काउंटर पर वो पर्स खोलते हुए झिझकती है, पर डीके अपना कार्ड काउंटर पर आगे कर देता है। मेरे साथ होते हुए आज तक कभी तुमने पेमेंट की है जो आज करोगी? श्रद्धा निरुत्तर हो जाती है, क्योंकि यही सच था। फिर डीके श्रद्धा को स्कूल के गेट पर छोड़ता है। श्रद्धा गेट के पास जाकर वापस लौटती है और बैग में से पेपर्स को निकालकर बैग पर रखती है और पेन से साइन कर देती है। मैं साइन कर रही हूँ क्योंकि आपकी मुश्किलें जो मुझे अभी नहीं पता है उनको बढ़ाना नहीं चाहती। पर एक बात आप भी समझ लो, मुझे छोड़ने का फैसला आपका था, पर मेरा आपके पास लौटने का फैसला मेरा होगा, आपका नहीं। और ये कहकर वो स्कूल के अंदर प्रवेश कर जाती है। डीके के मन में बस यही विचार आता है कि दूरियां मापने का कोई यंत्र अगर हो तो क्या रिश्ते में आ गई दूरियां भी मापी जा सकती हैं? मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें मनाने की। श्रद्धा, गलती तो मुझसे हुई है और बहुत वक्त भी लगा अपनी गलती समझने में, पर सुधारूंगा जरूर। और तुम खुद आकर कहोगी कि हाँ, मैं लौटने के लिए तैयार हूँ। स्कूल वापस आकर श्रद्धा स्टाफ रूम में जाती है और अपने लॉकर में से बुक निकाल रही होती है। तभी हिंदी की टीचर मीनाक्षी मैम उसे टोक देती हैं। श्रद्धा, रेसेस में दिखाई नहीं दी, घर गई थी क्या? नहीं तो मैडम। फिर मार्केट गई थी? नहीं मैडम। पर आप क्यों पूछ रही हैं? वो तुमने सुबह तो ब्लैक स्लीपर्स पहन रखी थी और अब ब्राउन पहन रखी हैं। नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, और कहकर जोर से हंसने लगती हैं। श्रद्धा आश्चर्य से उनको देखने लगती है। ऐसा कुछ होगा उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके चेहरे के भाव देखकर बाकी टीचर्स भी हंसने लगती हैं। श्रद्धा, बचकर रहो, मीनाक्षी मैडम की तेज और पैनी नजरों से बचना नामुमकिन है। श्रद्धा भी मुस्कुराते हुए क्लास लेने चल देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। डीके और श्रद्धा के बीच एक दो बार मैसेज का आदान प्रदान होता है। अगस्त का महीना शुरू होता है। फिर एक दिन मधु और निशांत श्रद्धा के घर आकर सबको इनवाइट करते हैं। उनके बेटे का पहला जन्मदिन होता है। श्रद्धा कार्ड पर बच्चे का नाम देख खुश हो जाती है। उसका नाम तुमुल रखा था और ये नाम श्रद्धा ने ही सुझाया था। रात को फिर एक बार चर्चा चलती है कि फंक्शन में जाना चाहिए या नहीं। सालीन अपने और रचना के लिए साफ मना कर देता है।
मीरा जी और जीवन जी श्रद्धा को जाने को कहते हैं, पर वो कहती है कि अकेले जाना तो और अजीब लगेगा। जीवन जी सोच में पड़ जाते हैं। फिर एक दिन जीवन जी श्रद्धा को बताते हैं कि डीके का फोन आया था दोपहर में। श्रद्धा सब्जी काटते काटते रुक जाती है और प्रश्नवाचक की तरह देखती है। वो संडे को मधु के घर जाना है, तो वो लेने आएगा, तुम तैयार रहना। पापा वो आएंगे, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर आपको और मम्मी को भी आना पड़ेगा। आप दोनों के बिना मैं नहीं जाऊंगी। जीवन जी बहुत समझाते हैं, पर श्रद्धा नहीं मानती, तो आखिर में जीवन जी मान जाते हैं। संडे का दिन भी आ जाता है। श्रद्धा को अंदर से घबराहट हो रही होती है कि वहां पर सब ससुराल वाले मिलेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगी और बाकी सब भी कैसा व्यवहार करेंगे उसके साथ। फंक्शन दिन में था तो डी के 12 बजे आ जाता है, पर डी के घर के अंदर नहीं आता और सालीन उससे मिलने बाहर नहीं जाता। चारों जने पार्टी में पहुंचते हैं। मधु और निशांत बहुत खुश होकर सबका स्वागत करते हैं। डीके के मामा जी का परिवार, बुआ का परिवार, मानवी का परिवार सब आए हुए होते हैं। सब लोग श्रद्धा से खुले दिल से मिलते हैं। कोई भी ऐसे बात नहीं होती जो श्रद्धा को बुरी लगे। एक बार को श्रद्धा और उसके माता पिता भी सोच में पड़ जाते हैं। कैसे किसी ने भी बीती बातों का जिक्र तक नहीं किया। मानवी और प्रिंस भी अच्छे से मिलते हैं। रश्मि तो श्रद्धा से चिपक जाती है, उससे अलग नहीं होती। भाभी, मैंने आपको बहुत मिस किया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर मानवी को थोड़ा बुरा लगता है। उसके मुंह से निकल ही जाता है, क्या बात है रश्मि, इतना प्यार कभी हमें तो नहीं दिखाया। रश्मि भी तुरंत जवाब देती है, जहाँ से प्यार मिलेगा वहीं तो रिटर्न में प्यार दिखाऊंगी। श्रद्धा चौंक कर पूछती है, क्या हुआ रश्मि? कुछ नहीं भाभी, आप बताओ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, घर में सब कैसे हैं? रश्मि कुछ कह पाती तभी डीके भी वहां आ जाता है। डीके ने भी पीले रंग का कुर्ता पहना था और श्रद्धा ने भी पीले रंग की साड़ी, तो सब मिलकर दोनों को छेड़ने लगते हैं। ओह, आज भी मैचिंग मैचिंग। श्रद्धा और डीके एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। अब श्रद्धा को याद आता है कि क्यों मधु ने उससे येलो कलर की साड़ी पहनने के लिए बोला था। कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले भजन कार्यक्रम था, उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी और फिर डिनर। इसी बीच सुमेधा जी भी आ गईं। श्रद्धा को समझ नहीं आया कि अब क्या करें। इसी बात से वो बचना चाहती थी और वही स्थिति अब सामने आ गई है। श्रद्धा साइड में जाकर बैठ जाती है और ऐसे बैठती है कि किसी को वो दिखाई ना दे। पर तभी थोड़ी देर में मीरा जी आकर उसे अपनी सास से मिलने के लिए कहती हैं। मुझे नहीं मिलना, बेकार की बात मत करो श्रद्धा, यहाँ सब रिश्तेदार आए हुए हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ये आप कह रही हो, पर मैं मिलना नहीं चाहती। मैं इसी बात से बचना चाहती थी और आप मुझे कह रही हो कि जाओ मिलने, मैं नहीं जाऊंगी। तभी जीवन जी भी आ जाते हैं और वो भी श्रद्धा की बात सुन लेते हैं। वो कड़े शब्दों में श्रद्धा को समझाते हैं, बड़ों का अपमान नहीं करते, यहाँ सब रिश्तेदार इकट्ठा हैं। किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं की तुमसे कि तुमको बुरा लगे, इसलिए अब तुम्हारी बारी है, चलकर उनका आशीर्वाद लो। श्रद्धा अपने पिता की बात टाल नहीं पाती और बेमन से उठकर सुमेधा जी के पास जाती है और उनके पैर छूती है। श्रद्धा को देखकर सुमेधा जी की आंखें भी चमक जाती हैं। वो उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं और उसे ध्यान से देखने लगती हैं। श्रद्धा पैर छू उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते कर बिना उनकी तरफ देखे तुरंत चली जाती है। दिल के जख्मों पर दवा लगाने के बजाय अपने जख्मों को छुपाना सही समझा। उसे अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा होता है, तो वो हॉल से निकलकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। अपनी मर्जी से जीने का भरम टूट रहा है, वही करना पड़ता है जो सोचा नहीं था। वॉशरूम में आकर वो टिश्यू से अपना चेहरा साफ करती है, पर आज उससे खुद पर आश्चर्य होता है कि उससे रोना नहीं आया। आंखें तो नम हुई, पर गंगा जमुना नहीं बही। वॉशरूम से जब वो बाहर आती है, उससे गलियारे के आखिरी छोर पर सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वो वहां तक आती है जहां लिखा होता है, छत का रास्ता सिर्फ कर्मचारियों के लिए है। पर वो चल देती है। छत पर देखती है कि पानी की कई टंकियां हैं लाइन से। उनके किनारे से होकर वो छत के कॉर्नर पर जाती है जहां लोहे की रेलिंग्स लगी होती है। उसी किनारे पर खड़ी होकर दूर देखने लगती है।
चारों तरफ जाते हुई धूप खिली होती है। वो काफी ऊंचाई पर थी तो आसमान भी साफ दिख रहा था। तभी दो हाथ उसके पीछे से उसे कवर करते हुए रेलिंग पकड़ लेते हैं। श्रद्धा उन दो हाथों के बीच में खड़ी होती है। श्रद्धा कुछ नहीं कहती क्योंकि वो एहसास से ही पहचान लेती है कि वो कोई और नहीं, डीके ही है। श्रद्धा वहां से हटने की कोशिश करती है पर डीके नहीं हटता। खड़ी रही ऐसे ही चुपचाप थोड़ी देर और दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं। थोड़ी देर चुप खड़े रहने के बाद डीके आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ता है। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं तो फिर यहाँ क्यों आ गई? बस ऐसे ही। मन नहीं लगा वहाँ। माँ से मिलना अच्छा नहीं लगा ना? श्रद्धा कोई जवाब नहीं देती। श्रद्धा, बात करो मुझसे। अगर बात नहीं करोगी तो हम अपना रिश्ता कैसे ठीक करेंगे? आपने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और मुझसे उम्मीद करते हैं हम बातचीत करके रिश्ता ठीक करेंगे। कैसे करेंगे बताइए, मुझे भी जानना है। श्रद्धा, डीके अपने दोनों हाथ जोड़कर, मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। जब मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हारा दिल दुखाया, तुम पर गुस्सा किया और तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें घर से निकाला, सब गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहा। अगर माफ़ कर दोगी तो मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा, चाहे जितने सवाल हों। श्रद्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, आपने हर गलती की माफ़ी मांगी जिसका आपको एहसास हुआ, पर आपने मुझे छोड़ दिया। जिंदगी से भी निकल जाओ, यही कहा था ना आपने। पर एक बार भी इसकी माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि इस बात का आपको एहसास ही नहीं हुआ। आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं अपनी गलतियों की, मुझे छोड़ने की नहीं। और रोने लगती है। आपको पता है आपने मुझे क्या दे दिया है? डी के अफसोस से श्रद्धा को देखता है। जिंदगी भर की एक असुरक्षित भावना कि आप मुझे छोड़ भी सकते हैं। गुस्सा करना, अपमान करना एक अलग बात है। घर से निकाला था तो अगले दिन लेने भी आ सकते थे पर नहीं आए। एक फ़ोन ही कर देते पर वो भी नहीं किया। पिछले सितंबर से लेकर और मई तक तो आपको याद नहीं आई मेरी। फिर अब क्या हुआ? खाना टाइम से नहीं मिल रहा या कपड़े टाइम से नहीं धुल रहे आपके? कहकर डीके का हाथ हटाकर चल देती है। डीके तुरंत श्रद्धा का हाथ पकड़कर खींचता है और उसे अपने करीब कर लेता है। फिर अपनी दो उंगलियों से उसके आंसू पोंछता है। एक बार मेरे साथ वापस चलो, मैं सब शिकायत दूर कर दूंगा। तुम्हें एक बार छोड़ने की गलती की है, दोबारा नहीं करूंगा। मेरे लिए तुम और मेरी माँ दोनों जरूरी हो, पर मैं चूक गया तुम्हारे लिए। पर ऐसा नहीं है कि भूल गया तुम्हें। माँ अगर मेरी धड़कन है तो तुम मेरी आत्मा हो। वह क्या बात कही है? मैं आत्मा हूँ आपकी, तभी मुझे निकाल दिया। मुर्दा शरीर में अगर आत्मा नहीं तो धड़कन भी साथ छोड़ देती है। आप कहना क्या चाहते हैं? श्रद्धा डीके की बात समझ नहीं पाती। फिलहाल बस इतना कि मेरे साथ वापस चलो, और अगर मैं ना चलूं तो तुम चलोगी और जरूर चलोगी। ये मेरा वादा है तुमसे और खुद से। ये कहकर वो श्रद्धा के सर पर प्यार करता है। श्रद्धा की आंखें बंद हो जाती हैं दोनों, और 2 मिनट ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर डी के श्रद्धा के कानों में धीरे से कहता है, मैं कल आ जाऊं लेने। अब तो चलोगी वापस? नहीं, पता नहीं, मुझे समय चाहिए। तुम अपना समय ले लो, फिर मुझे बता देना। अब चलें। दोनों नीचे आ जाते हैं। उन दोनों को साथ देकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। केक कटने के बाद डीके अपनी प्लेट में थोड़ा केक छोड़कर श्रद्धा को इशारा करता है और प्लेट टेबल पर रख देता है। तभी रितेश भी आ जाता है। क्या भाई, अकेले अकेले केक खा रहे हो? और उसका केक उठाकर खा जाता है। ये देखकर श्रद्धा की हंसी छूट जाती है और वो हंसते हुए साइड वॉल के पास पेट पकड़कर हंसने लगती है। उसे हंसता देखकर डीके अपना सर नीचे झुका लेता है जिससे उसकी आंखों की नमी किसी को दिखाई ना दे। तुमुल की जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही। सबने तुमुल को बहुत सारे उपहार दिए। जब डीके का नंबर आया तो वो श्रद्धा का हाथ पकड़ अपने साथ ले आया और उपहार देता है। आज निशांत छेड़े बिना बाज नहीं आता। क्या बात है भैया, आज तो बहुत दिनों बाद चेहरे पर हंसी और आंखों में चमक दिख रही है। श्रद्धा झेंप जाती है पर डी के हाँ में सर हिलाकर कहता है, बिल्कुल सही समझे निशांत, और श्रद्धा का हाथ पकड़ लेता है। आज मानवी का चेहरा उतर जाता है क्योंकि वैसे तो सब उससे अच्छे से मिलते थे और वो ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहती थी, पर आज सब श्रद्धा को ही पूछ रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं था, ये बस उसका वहम था।
जब वो अपने विचार प्रिंस को बताती है तो प्रिंस उसे समझाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल भाभी बहुत महीनों के बाद रिश्तेदारों के बीच आई हैं, तो सब उनसे ज्यादा बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर मान भी चुप रह जाती है। खाना पीना भी शानदार रहता है। डीके, श्रद्धा, जीवन जी, मीरा जी, रश्मि एक साथ खाना खाते हैं। सुमेधा जी अपने भाई के साथ बैठकर खाना खाती हैं। रात 10 बजे सबका वापस जाना शुरू होता है। श्रद्धा भी अपने मम्मी पापा के साथ जाने के लिए निकलती है। तभी मानवी टोक देती है, अरे भाभी, आज भी आप मायके वापस जा रही हैं? मुझे तो लगा था कि आप आज हमारे साथ वापस चलेंगी। ये सुनते ही श्रद्धा का रंग उड़ जाता है। तभी डीके आकर जैसे ही बोलने को होता है कि सुमेधा जी बोल पड़ती हैं, वो घर की बड़ी बहू है, तुम्हारा उसे सवाल जवाब का अधिकार नहीं है, तुम छोटी हो, उम्र में भी और रिश्ते में भी। कहकर वो कार में बैठ जाती हैं। मानवी भी मुंह बनाते हुए कार में बैठ जाती है। श्रद्धा आश्चर्य से डीके को देख रही होती है। डीके भी कुछ नासमझी के भाव में श्रद्धा को देख रहा होता है। आखिरकार सब विदा ले अपने घरों को लौट जाते हैं। घर आकर श्रद्धा कपड़े बदल सोने की तैयारी में होती है। तभी वो देखती है कि पीने का पानी नहीं है। वो रसोई की तरफ बढ़ जाती है। वो देखती है कि उसके मम्मी पापा के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और दोनों की कुछ बातचीत चल रही होती है। पास जाने पर उसे सुनाई देता है कि मीरा जी बोल रही हैं, आपको कुछ नोटिस हुआ? डीके और सुमेधा जी में बातचीत बिल्कुल नाम मात्र हुई। पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। हम सही कहा, जीवन जी बोले, मैंने भी देखा कि दोनों आपस में दूरियां बनाए हुए थे। और तो और खाने के टाइम भी डीके अपनी माँ के पास नहीं गया। ये सुनकर श्रद्धा के मन में हलचल मच जाती है। वो कमरे में वापस आती है तो उसे फंक्शन की पूरी रील याद आती है। अरे हाँ, डीके तो माँ से आज बहुत दूर ही रहे, कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी पता लगाना पड़ेगा। ये सोचकर वो लेटती है। तभी मैसेज बीप होता है। वो देखती है डीके का मैसेज होता है, कल स्कूल के बाद मिलना, कुछ काम है, गुड नाइट। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। कितनी रातें उसने जाकर बिताई थीं। कभी गलती से नींद आ भी जाए तो टूटने पर सबसे पहले इनबॉक्स ही चेक करती थी, क्या पता कोई मैसेज आया हो। पर हमेशा मायूसी ही मिलती थी। पर आज डीके का मैसेज देख वो बहुत खुश होती है और कहती है, आपको मेरी याद आ ही गई। अगले दिन स्कूल हमेशा की तरह ज्यादा व्यस्त रहता है। एग्जाम शुरू हो चुके थे तो फुर्सत भी कमी मिलती थी। इस कारण उसकी और चित्रा की बातें भी कमी हो पा रही थी। स्कूल के बाहर डीके बाइक पर खड़ा होता है। दोनों आइसक्रीम पार्लर जाते हैं और बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। दोनों रोज आइसक्रीम पार्लर जाने लगते हैं। दोनों वहीं बैठकर अपने दिल की बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों को ही लगता है कि अपनी समस्या से बाहर निकलना है तो जितना बात होगी दूरियां भी कम होंगी। यही सोचकर दोनों रोज मिलने लगे। श्रद्धा ने अपने घर में बता दिया कि वो रोज डीके से मिलती है। अतः श्रद्धा के घर में कोई नहीं पूछता कि वो देर से क्यों आ रही है। फिर एक दिन डीके श्रद्धा को हाफ डे लेने के लिए कहता है। बताता है कि फ्लैट का पोजीशन मिल गया है तो अब रजिस्ट्री के लिए जाना है। अगले दिन डीके स्कूल से बाहर इंतजार कर रहा होता है। श्रद्धा हाफ डे लेकर जैसे ही निकलने लगती है कि गॉड सर मिल जाते हैं। अरे श्रद्धा जी, बड़ी जल्दी में हैं? जी सर, कुछ अर्जेंट काम से जाना है। हाँ हाँ, जाइए। वैसे मुझे पता नहीं था कि आपको आइसक्रीम इतनी पसंद है। तभी मिश्रा सर भी आ जाते हैं। अरे किसको आइसक्रीम पसंद है गॉड सर? अरे मिश्रा जी, श्रद्धा मैडम को, और किसे? अरे हमें नहीं पता था, वरना तो हम चाय नहीं पिलाते, आइसक्रीम ही ऑफर करते। श्रद्धा पहले तो सकपका जाती है, पर फिर समझ जाती है कि जरूर इन लोगों ने उसे और डीके को साथ में देख लिया है। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है, पर फिर लौट कर आती है और कहती है, मुझे चाय हो या कॉफ़ी हो या फिर आइसक्रीम हो, सिर्फ अपने पति के साथ पसंद है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। कहकर चली जाती है। अब इसका क्या मतलब था मिश्रा जी? हम भी समझ नहीं पाए गौर सर जी। चलिए देखते हैं। दोनों चले जाते हैं। श्रद्धा बाहर आकर डीके के साथ चली जाती है। क्या हुआ श्रद्धा, कुछ परेशानी है? श्रद्धा डीके को पूरी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। दोनों मकान की रजिस्ट्री का प्रोसेस पूरा करते हैं और फ्लैट श्रद्धा के नाम हो जाता है। लौटते टाइम डीके श्रद्धा को बधाई देकर एक मिठाई का डब्बा भी देता है। अब तो बता दीजिए शर्मा जी,
कि मेरे नाम पर क्यों लिया, अपने नाम पर क्यों नहीं। हम शर्मा जी, नाइस, तुम घर आ जाओ, सब बता दूंगा। अब तो वैसे भी आप मकान मालकिन हैं। ये सुनते ही श्रद्धा का चेहरा उतर जाता है, एक पीड़ा उसके चेहरे पर आ जाती है, पर वो छुपा कर बस इतना कहती है कि लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ठीक है, अभी तुम जाओ, कल मैं थोड़ा व्यस्त रहूंगा, परसों मिलते हैं, कल से श्राद्ध हैं, तो फिर नवरात्रि की प्लानिंग करते हैं। श्रद्धा भी हाँ में सर झुकाकर चली जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं कि डीके ने नया फ्लैट लिया है और वो श्रद्धा के नाम है। मीरा जी और रचना खुशी से श्रद्धा को गले लगा लेती हैं। जीवन जी भी बहुत खुश हो जाते हैं। सालीन को जब पता चलता है तो उसकी आंखों में भी एक चमक आ जाती है। उसे भी लगता है कि डीके अब श्रद्धा के लिए सोच रहा है, पर श्रद्धा खुश नहीं थी। कुछ तो उसके मन में भी चल रहा था। वो सबके सामने अपने मन में चल रही उठा पटक को नहीं बताती। दिन भी तीव्र गति से भाग रहे होते हैं। अक्टूबर में नवरात्रि शुरू होते हैं। उसी दिन डीके जीवन जी से मिलने आता है। उनको नमस्ते कर उनके चरण स्पर्श करता है। जीवन जी आने का कारण पूछते हैं। आज कैसे आना हुआ डीके बेटा? जी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। जी वो मैं श्रद्धा को वापस ले जाना चाहता हूँ। आपसे भी समय मांगा था, वो पूरा हुआ। आपने मुझ पर भरोसा रखा, इसका मुझे बहुत मान है। वो श्रद्धा को वापस ले जाने की बात करता है तो बेटा घर पर आकर बात करते, यहाँ दुकान पर। उनकी बात को काट कर डी के बोल पड़ता है, पापा शाम को घर भी आऊँगा। श्रद्धा को भी अभी नहीं बताया है, पहले आपकी सहमति चाहिए, इसलिए आया हूँ। जीवन जी भावुक होकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। मैंने उसका दुख देखा है बेटे, अब ऐसा कुछ मत करना कि उसको इतना दुख मिले। उसका तो पता नहीं, पर मैं सह नहीं पाऊंगा। अब कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा कि उसको खो दूं और आपको भी कष्ट दूं। पुरानी बातों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, माफी मत मांगो, तुम भी मेरे ही बेटे हो। वहां से निकलकर डी के रितेश के पास जाता है। रितेश शाम को तैयार रहना, तेरी भाभी को लेने चलना है। रितेश खुश हो जाता है। अरे वाह भाई, दिल खुश कर दिया। श्रद्धा स्कूल से आती है तो देखती है कि माँ और पापा बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आज कुछ है क्या? हाँ बहुत खास, शाम को कोई घर आ रहा है। कौन? कौन आ रहा है? शाम को पता चल जाएगा, सरप्राइज है तेरे लिए। ठीक है। वो ज्यादा ध्यान ना देकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। उधर डी के सालीन से मिलने उसकी दुकान पर जाता है। सालीन भी उसे देखकर चौंक जाता है। वो रचना को बात करने के लिए इशारा करता है, पर डी के हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। भैया मैं अपने व्यवहार के लिए सॉरी बोलता हूँ। आप बड़े हैं, आप कई बार मुझसे मिलने आए, फोन भी किया, पर मैं जानबूझकर आपसे नहीं मिला और न ही आपका फोन उठाया। अब सब कुछ सही करना चाहता हूँ और आपसे भी आशा करता हूँ कि आप भी मुझे माफ कर एक मौका और देंगे। सालीन रचना की तरफ देखता है तो वो भी अपनी पलकें झपकाकर अपनी सहमति देती है। तब सालीन कहता है, ठीक है, दिया एक और मौका, और आज तुम खुद चलकर आए हो इसलिए माफ भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहन की जिंदगी तुमसे जुड़ी है। ये कहकर वो डीके को गले लगा लेता है। आज डीके का मन हल्का हो चुका है और वो बहुत खुश भी होता है। शाम को ठीक 5 बजे डीके और रितेश श्रद्धा के घर पहुंचते हैं। आज सब घर जल्दी आ गए होते हैं तो सब तरह तरह की हंसी मजाक चल रहा होता है। श्रद्धा अपने कमरे में लेटी होती है, उसको बाहर से आवाजें आ रही होती हैं तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उसे लगता है जैसे डीके की आवाज है। वो तुरंत उठकर बाहर लिविंग रूम की तरफ भागती है। डीके आप यहाँ? हाँ मैं, क्यों नहीं आ सकता क्या? वो सबको ध्यान से देख रही होती है। कोई भी नाराज नहीं लग रहा होता, बल्कि सब बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। तभी जीवन जी बोलते हैं, डीके तुम्हें लेने आया है। क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब बेटा, अब तो सब कुछ ठीक है। मीरा जी बोली, आप लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। डीके बोला, मैं बताता हूँ। आज पहला नवरात्र है, चौथे नवरात्र को हमारे फ्लैट की पूजा है। आज तो मैं लेने आया हूँ। अभी हम सुमेधा भवन चलेंगे और पूजा के बाद फ्लैट पर जो काम बचा है वो भी महीने भर में पूरा हो जाएगा, तो बाद में वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और ये फैसला किसने लिया है? मैंने लिया है। अब तो हमारी बातचीत चल रही है, तो तुमको तो कोई आपत्ति नहीं होगी, ये सोचकर ही आया हूँ। अगर तुम सुमेधा भवन नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, हम फ्लैट में रहते हुए भी फ्लैट का काम करवा सकते हैं।
वाह क्या बात है, आपका मन हुआ तो घर से निकाल दिया, आज आपका मन हुआ तो वापस लेने भी आ गए, और तो और पूरी प्लानिंग करके आए हैं, दोस्त को भी साथ लाए हैं। मैं मानती हूँ आपकी और मेरी बातचीत चल रही है, और मैं भी अपना रिश्ता सुधारना चाहती हूँ, पर अपनी मर्जी का भी करना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये, डी के शर्मा जी, इन सब में सिर्फ आपकी मर्जी ही है, मेरी मर्जी कहाँ है बताइए। जीवन जी गुस्से में, श्रद्धा ये क्या कह रही हो? जब बात सुलझ रही है तो क्यों और उलझा रही हो? मैं कहाँ उलझा रही हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि किसी भी डिसीजन में मैं या मेरी इच्छा कहाँ है। मैंने आपसे समय मांगा था, आपने दिया, पर मैंने अभी तक अपना निर्णय नहीं बताया। डी के ये सुनकर घबरा जाता है, उसका मन बुरी आशंका से घबराने लगता है। फिर भी वो हिम्मत जुटाते हुए कहता है, ठीक है श्रद्धा, मैं समझ गया, शायद मैंने ही थोड़ी जल्दी कर दी, मुझे पहले तुमसे पूछना चाहिए था। लो अब मैं सबके सामने पूछता हूँ, मेरे साथ वापस चलोगी? अभी नहीं। श्रद्धा का जवाब सुनकर डीके के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है। रितेश जी अब तक मजे से नमकीन और बिस्कुट खा रहा होता है, उसका बिस्कुट भी टूटकर चाय में डुबकी लगा लेता है। वो भी भौचक्का होकर सबको देखने लगता है। सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं, किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ये श्रद्धा कह रही है। सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, कुछ पल की खामोशी जैसे जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट होने का इंतजार था। लेकिन क्यों? आखिरकार जीवन जी बोल पड़ते हैं, अब क्या समस्या है? तुम्हारी परेशानी का कारण सुमेधा जी थीं, तो अब तो डी के अलग घर ले चुका है साथ रहने के लिए, फिर क्यों नहीं जाना? इसलिए ही नहीं जाना चाहती क्योंकि ये अलग घर लेकर रहना चाहते हैं। अगर आज मैं इनके साथ अलग घर में जाती हूँ तो सबको यही लगेगा कि डीके ने अपनी गृहस्थी बचाने के लिए अलग घर ले लिया। ये कोई नहीं समझेगा कि मेरी कोई गलती नहीं थी। डीके को बहुत बुरा लग रहा होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर कहता है, श्रद्धा आज खुलकर बात कर लेते हैं, तो मेरे साथ अभी नहीं जाना चाहती या कभी नहीं जाना चाहती? श्रद्धा अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद करती है और फिर खोल देती है, एक गहरी सांस खींचकर बोलती है, अभी नहीं जाना चाहती। ये सुनते ही सबकी रुकी हुई सांस चलने लगती है और डीके के चेहरे पर भी राहत के भाव दिखाई देने लगते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके जकड़े हुए दिल को ढीला छोड़ दिया और अब बस सांस आने लगी है। वो फिर पूछता है, तुम क्या चाहती हो? आज खुलकर बता दो, मैं वापस जाऊंगी, आपके साथ रहूंगी भी, लेकिन सुमेधा भवन में, पर मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी और किसी की गलत बात भी सहन नहीं करूंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि गलत करने वाले के साथ साथ सहने वाला भी दोषी है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि नौकरी छोड़ने के लिए कोई मुझे फोर्स ना करे, मुझे मंजूर है, लेकिन बस एक बात है, वही एक बात जो मैंने पहले भी कही थी, आज भी कहूँगा। अपनी बात इस तरह रखना कि बस माँ का अपमान ना हो, चाहे बीवी का अपमान हो जाए, उसमें गलती मेरी थी, अपनी गलती मैं मान चुका हूँ। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम मुझ पर विश्वास करना चाहती हो या नहीं। मुझे ही बैलेंस रखना नहीं आया, मैंने माँ की बातों को तुम्हारे लिए अनसुना किया, तो तुम्हारे दिल की बात भी सुननी चाहिए थी। मुझे भी आपकी बात मंजूर है, माँ का अपमान ना मैंने पहले किया था, ना आगे कभी करूँगी। आपको भी मुझ पर विश्वास रखना होगा। कितनी अजीब बात थी दोनों में, अतः प्रेम तो था, बस कहीं विश्वास कमजोर पड़ गया था। अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रेम ही काफी नहीं था, नींव में विश्वास भी जरूरी होता है। ये बात शायद आज दोनों समझ गए थे। प्यार और विश्वास एक दूसरे के साथ ही हैं, एक भी ना हो या कम हो तो रिश्ता पनप नहीं सकता। मीरा जी बोली, तो बेटा अब आज डीके के साथ जाने में क्या समस्या रह गई है? बुरा वक्त था जो गुजर गया, अब हंसी खुशी अपनी जिंदगी जियो। श्रद्धा सोचती है, लोग कहते हैं वक्त बुरा था और मैं कहती हूँ विश्वास कम था। फिर सबको देखते हुए कहती है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं अभी क्यों जाना नहीं चाहती, और उठकर अपने कमरे में चली जाती है। सालीन और रचना की भी समझ में नहीं आता कि सिचुएशन को कैसे संभालें। रचना ये कहकर उठती है कि मैं श्रद्धा से बात करती हूँ, पर जीवन जी कहते हैं, नहीं,
आज मैं बात करूंगा। वो श्रद्धा के कमरे में जाते हैं। श्रद्धा अपने बेड पर बैठी होती है और अपने दोनों हाथों से अपना माथा पकड़कर झुकी हुई बैठी होती है। वहां वो कहते हैं, बेटा मुझे तुमसे इतनी नासमझी की उम्मीद नहीं थी। श्रद्धा रोते हुए, पापा आप भी मुझे नहीं समझेंगे। बेटा जो मैं समझ रहा हूँ वो तू नहीं समझ रही। तू नौकरी मत छोड़ना, पर आज चली जा। वो कितने दिल से मना रहा है, उसे अपनी गलती का पूरा एहसास है। पापा अगर मैं कुछ दिन बाद चली जाऊं तो कुछ परेशानी है? नहीं मेरे बच्चे, ये भी तेरा घर है, पर अपनी समस्या को सुलझाने की कोशिश कर। उससे भाग मत, डटकर सामना कर। थोड़ा मुश्किल है, पर मैं जानता हूँ तू मेरी बही बहादुर बेटी है, जो शाम को गोलगप्पे का बहाना मार सबकी हेल्प करने जाती थी। श्रद्धा रोते रोते हंसने लगती है। आपको पता था? हाँ, और नहीं तो क्या। तो फिर रोका क्यों नहीं? उड़ते पंछी की उड़ान कोई रोकता है? तो आज उड़ान भरने से मत डर बेटा। क्या होगा, कैसा लगेगा, ये सब मत सोच। सिर्फ अच्छा होगा ये सोच। मैंने जब रिश्ता पक्का किया तो तुझे मुझ पर विश्वास था ना? श्रद्धा हाँ में सर हिलाती है। तो बस आज भी उस विश्वास पर अपना विश्वास रख। अब कुछ गलत नहीं होगा और मैं तेरा पूरा परिवार हमेशा तेरे साथ रहेंगे। आजा मेरे साथ चल और बता दे डीके को। दोनों बाहर आ जाते हैं। श्रद्धा कहती है, मैं हवन वाले दिन आपके साथ चलूंगी। तभी डीके का फोन बज उठता है। डीके फोन काटता है और कहता है, ठीक है उसी दिन चलना। पर अब फिर से उसका फोन बजने लगता है। फोन मनोज कर रहा था। डीके सोचता है, मनोज को तो पता था कि मैं श्रद्धा को लेने आया हूँ उसके घर, फिर क्यों कॉल कर रहा है? वो कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। वो बस इतना बोलता है, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। श्रद्धा तुम अपनी तैयारी रखना, हवन वाले दिन चलना सुमेधा भवन, मैं लेने आऊँगा। मैं निकलता हूँ, कुछ अर्जेंट है। चल रितेश, कहकर वो बाहर भागता है। उसे भागता देखकर सालीन उसके पीछे भागता है और उससे पूछता है कि क्या बात है। डीके उसे सब बताता है तो सालीन भी घबरा जाता है। उसके भी चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। मैं आऊँ साथ में? नहीं भैया, अगर जरूरत लगी तो बताता हूँ आपको, वैसे मैं मैनेज कर लूँगा। उनसे तो अच्छी बात है मेरी। अच्छा ठीक है, बताना अगर कुछ जरूरत लगे तो। फिर डीके और रितेश निकल जाते हैं। सालीन जब घर के अंदर आता है तो जीवन जी पूछते हैं, क्या बात हुई, डीके इतना जल्दी में क्यों चला गया? श्रद्धा, रचना और मीरा जी भी प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रही होती हैं। वो पापा डीके के शोरूम के बराबर वाले शोरूम में कुछ हुआ है तो इसलिए चला गया। दोनों के शोरूम की दीवार मिली हुई है। कोई सीरियस बात तो नहीं? मुझे तो नहीं लगता। वैसे मैंने उन्हें कहा है कि कोई जरूरत लगे तो बताना। ठीक है, थोड़ी देर में फ़ोन करके पूछना कि सब ठीक है या नहीं। जी जरूर। बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है, पर श्रद्धा के दिल और दिमाग में एक कशमकश चल रही होती है। उसका दिल डीके के लिए छटपटा रहा होता है, पर दिमाग उसे बार बार वो दिन याद दिला रहा होता है जब डीके ने उसे ऑटो में बैठाया था। उधर डीके जब अपने शोरूम पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी दुकान के आगे ट्रक उल्टा पड़ा है, वो भी मेन दरवाजे के ठीक पास, जिसके कारण मेन डोर ब्लॉक हो चुका है। अंदर कस्टमर फंस गए हैं, जिसके कारण वो भी शोर मचा रहे हैं और बाहर भी अफरा तफरी मची है और कॉमन दीवार भी टूट गई है। दमकल और पुलिस की टीम मिलकर काम कर रही होती हैं। ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है कि तभी बराबर वाले शोरूम के मालिक मल्होत्रा और ट्रक ड्राइवर के रिश्तेदारों के बीच में कहासुनी हो जाती है। डीके जो अपनी दुकान में फंसे कस्टमर को पिछले दरवाजे से निकलवा रहा होता है, वो आकर उन लोगों को समझाने लगता है, लेकिन बात बढ़ जाती है और वो लोग मल्होत्रा को डंडे से मारने लगते हैं। हाथापाई की नौबत आ जाती है। डीके भी मल्होत्रा को बचाते बचाते अपना संयम खो देता है और एक आदमी को बहुत जोर से मारता है। तभी पुलिस आ जाती है। रितेश ये देखकर सबसे पहले अपने पापा को फोन कर पूरी बात बताता है और मदद मांगता है। तभी मनोज भी प्रिंस को फोन करता है, पर उसका फोन नहीं लगता। इधर श्रद्धा अपने कमरे में बैठी अपने विचारों में गुम होती है। तभी उसे पापा और भाई की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बाहर आकर वो पूछती है, क्या हुआ, क्या बात है? सालीन बताता है, डीके की दुकान के पास ही उसके दोस्त की भी दुकान है, उसका फ़ोन आया है
कि डीके का किसी से झगड़ा हो गया है, बात ज़्यादा बढ़ गई है और आपस में हाथापाई भी हो गई है। सुनते ही श्रद्धा बाहर की तरफ भागती है। उसके पीछे सालीन भागता है। जीवन जी चिल्लाते हैं, मैं भी आता हूँ। नहीं पापा, आप घर पर रुको, मैं जाता हूँ श्रद्धा के साथ, और निकल जाता है। दोनों डीके के शोरूम पहुंचते हैं। वहां सब खाली होता है। बस शोरूम के आगे ट्रक तिरछा खड़ा होता है। दो शोरूम के बीच की दीवार टूटी होती है। सामान ऐसे ही पड़ा होता है, लेकिन कोई भी देखकर समझ सकता है कि यहाँ बहुत कुछ हुआ है। बस कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे बहुत मारा बेचारे को, सालीन पूछता है। किसको मारा? अरे ये फर्निशिंग हाउस का माल आया था, ट्रक ड्राइवर ने पी रखी थी तो गलत पार्किंग के साथ साथ ट्रक ठोक दिया। दीवार में बराबर वाले शोरूम को भी नुकसान हुआ। पुलिस आकर ड्राइवर को पकड़ ले गए तो उसके रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त सब इकट्ठा हो गए। बस कहा सुनी में बात बढ़ गई। दो को तो बहुत चोट भी आई है। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस भी समय पर आ गई, वरना पता नहीं क्या होता। ये सुनकर श्रद्धा के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए वो वहीं शोरूम के बराबर वाली दुकान की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। तभी मनोज भी बाहर आ जाता है। सालीन को देख, भैया जी आप। फिर श्रद्धा को देख, भाभी आप। सालीन, मनोज डीके कहाँ हैं? भैया को चोट आई है और पुलिस भी आ गई थी। वो और रितेश भाई भी उनके साथ गए हैं। अब तो फोन भी नहीं उठा रहे। 10 बज रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आज तो यहीं रुकना पड़ेगा। ये ट्रक के कारण शोरूम भी लॉक नहीं हो सकता। सालीन श्रद्धा से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ इस एरिया के थाने में, या फिर ऐसा करो घर चली जाओ। पर श्रद्धा मना कर देती है। तभी ट्रक को वहां से ले जाने के लिए जेसीबी मशीन भी आ जाती है। बाकी लोगों को भी हटा दिया जाता है। श्रद्धा वहां बैठी हुई अपने और डीके के गुजरे लम्हों को याद कर रही होती है। तभी दो कार आती हैं। 11 बज चुके होते हैं। एक कार में से डीके और रितेश उतरते हैं और दूसरी कार सालीन की होती है। डीके के हाथ में पट्टी बंधी होती है। मनोज तुरंत डीके से मिलने भागता है, पर श्रद्धा वहां से नहीं हिलती, वहीं बैठी रहती है। डीके मनोज को शोरूम अंदर से बंद कर पीछे के दरवाजे से आने को बोलता है। फिर वो श्रद्धा की ओर बढ़ जाता है। श्रद्धा, वो आवाज लगाता है, हम। उठो, कब तक बैठी रहोगी? मैं ठीक हूँ। श्रद्धा खड़ी हो जाती है पर कुछ कहती नहीं। दोनों एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। श्रद्धा धीमे कदमों से सालीन के पास चली जाती है, जो अपनी कार के पास खड़ा होता है। श्रद्धा चलें? वो पूछता है। श्रद्धा सोचती हुई अपने भाई को देखती है और पलटकर डीके की तरफ भागती है। डीके के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी सांस तेज चल रही होती है और दिल बहुत जोरों से धड़क रहा होता है। वही हालत डीके की भी होती है। डीके पूछता है, क्या हुआ श्रद्धा? श्रद्धा डीके की आंखों में देखते हुए पूछती है, दोबारा कभी जिंदगी से जाने के लिए तो नहीं कहोगे? डीके नम आंखों से ना में सिर हिलाता है। मुंह से बोलो, कभी नहीं कहूंगा। जिसे सबसे ज्यादा चाहते हो उसकी कसम खाओ, पापा की कसम। श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब डीके पूछता है, अब घर चलोगी? अभी चलूंगी, कहकर श्रद्धा डीके के सीने से लग जाती है। डीके भी श्रद्धा को अपनी बाहों में कस लेता है। दोनों की ही आंखों से गंगा जमुना बह रही होती हैं। दो प्यार करने वालों के बीच के अलगाव का आखिरी दिन था। अब बस खुशियों का इंतजार था। मनोज भी बाहर आकर ये देख खुश हो जाता है। रितेश की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो भी अपने हाथों को मिला नमस्कार की मुद्रा में रख खुशी से झूम जाता है। सालीन की भी आंखें नम हो जाती हैं और वो पीठ घुमाकर खड़ा हो जाता है। तभी निशांत भी वहां पहुंचता है और डीके और श्रद्धा का मिलन देखकर अपने दोनों हाथ ऊपर कर जोड़ते हुए भगवान को धन्यवाद करता है। डीके श्रद्धा के बालों को अपने होठों से छूता है और पीछे हो उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी नाक पर प्यार करता है। श्रद्धा भी भावुक होकर अपना माथा उसकी ठोड़ी से लगा देती है। डीके उसे फिर से कस लेता है। श्रद्धा भी उसकी पीठ को अपने हाथों से जकड़ लेती है। तभी निशांत पास आकर कहता है, अरे अब घर जाओ और हमें भी जाने दो। और थोड़ी देर यहीं रहे तो लोग पक्का सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल पर वीडियो वायरल कर देंगे। सब लोग हंसने लगते हैं। डीके और श्रद्धा भी। डीके श्रद्धा को ऐसे ही बाहों में लिए उठाकर कार के पास ले आता है और रितेश से कहता है, मैं तेरी कार ले जा रहा हूँ, तू मेरी बाइक ले जा। शौक से भाई। डीके सालीन की तरफ देखता है
तो वो कुछ ना बोलकर हाथ से जाने का इशारा कर देता है। निशांत आकर कार का दरवाजा खोलता है और कहता है, बाय भैया भाभी, बाद में मिलते हैं। सब लोग अपने अपने घर को चल देते हैं। घर पहुंचकर डीके अपनी चाबी से सुमेधा भवन का दरवाजा खोलता है। दोनों अंदर प्रवेश कर जाते हैं। श्रद्धा को आश्चर्य होता है कि डी के घर आए हैं, इतना कुछ हो गया, लेकिन कोई भी उनका ना तो इंतजार कर रहा है, ना ही कोई पूछने आया है। दोनों अपने कमरे में जाते हैं तो अंदर कदम रखते ही श्रद्धा चौंक जाती है। कमरे की हालत उसके नजरअंदाज होने की कहानी बयां कर रही थी। कॉफी टेबल की चेयर कमरे में रखी थी, जिस पर कपड़े पड़े होते हैं। सफाई करने की कोशिश की गई थी, जिसकी चुगली छत के जाले और फर्नीचर पर जमी धूल कर रही थी। श्रद्धा पलटकर डीके को देखने लगती है, जो अपनी नजर चुराते हुए कहता है, वो मैं कहकर तो गया था सफाई करने के लिए, शायद भूल गए होंगे। श्रद्धा आगे बढ़कर बालकनी देखती है। वहां भी एक कोने में सिगरेट का अंबार लगा होता है। कॉफी टेबल की हालत उसकी उपेक्षा की शिकायत कर रहे होते हैं। क्या घर में किसी को नहीं पता कि आप मुझे वापस ला रहे हैं? नहीं। क्यों? जरूरत नहीं लगी। और अब ज्यादा सवाल मत करो, रात बहुत हो गई है, मैं भी बहुत थक गया हूँ। अब तुम भी आराम करो, सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। पर मेरा बैग और स्कूल का कुछ सामान तो घर पर ही रह गया। कोई नहीं, सुबह ले लेंगे। दोनों मिलकर कमरे को ठीक करते हैं और बेड पर लेट जाते हैं। आपको चोट कैसे लगी? वो मल्होत्रा जी को मार रहे थे तो मैं बीच में आ गया। बस लग गई थोड़ी, ज्यादा नहीं लगी। हम थोड़ी देर चुप रहने के बाद श्रद्धा, हाँ जी, थैंक यू। श्रद्धा ये सुनकर डीके के करीब आ जाती है और उसके बालों में हाथ फिराते हुए सोने के लिए कहती है। डीके भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक बाजू से श्रद्धा को खुद से सटा लेता है। सुबह श्रद्धा की आंख पहले खुलती है तो उसे याद आता है वो अब ससुराल में है। वो उठकर अपनी अलमारी खोलती है। उसका सारा सामान वैसा ही रखा होता है जैसा वो छोड़कर गई थी। उसे पहले तो समझ नहीं आता कि क्या करे, तैयार होकर बाहर जाए, सबसे मिले या नहीं। थोड़ा सोचने के बाद वो कुछ तय करती है। डीके को देखती है, अभी भी गहरी नींद में सो रहा होता है। श्रद्धा तैयार होकर डीके को जगाती है, फिर कमरे से बाहर निकल जाती है। माँ हमेशा की तरह पूजा करती हुई दिखती हैं। साथ में रश्मि होती है, जो उनके काम कर रही होती है। श्रद्धा को अजीब तो लगता है, फिर वो चारों तरफ देखती है तो मान भी नहीं दिखाई देती। तभी रश्मि की नज़र श्रद्धा पर पड़ती है। भाभी, वो चिल्लाते हुए श्रद्धा की तरफ भागती आती है और उसके गले लग जाती है। माँ भी चौंक जाती है, उनकी आंखों में भी खुशी की लहर दौड़ जाती है। श्रद्धा पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है, पर नजरें नहीं मिलाती। तुम कब आई? जी कल रात को। डीके ने बताया क्यों नहीं मुझे? आपको कल के बारे में कुछ नहीं पता? कल के बारे में कुछ हुआ कल? श्रद्धा उन दोनों को सब बताती है। तभी प्रिंस, जो पीछे खड़ा सब सुन रहा होता है, वो भी आगे आकर कहता है, मुझे किसी ने फोन क्यों नहीं किया? वो मुझे नहीं पता प्रिंस। तभी डीके आ जाता है। चलो श्रद्धा, मैं छोड़ देता हूँ। सुमेधा जी घबराकर बोलती हैं, श्रद्धा कहीं नहीं जाएगी अब? वो स्कूल जा रही है, उसे छोड़कर आता हूँ, फिर बात करते हैं। डीके श्रद्धा को उसके घर ड्रॉप करता है, फिर सोचते हुए, तुम स्कूल खुद चली जाना, दोपहर में आकर यहीं घर से ही ले जाऊंगा तुम्हें। 2 दिन बाद की पूजा की तैयारियां भी करनी है। तुम अपने स्कूल में जिसे भी बुलाना चाहो बुला लेना। ठीक है। डीके वापस चला जाता है और श्रद्धा स्कूल स्कूल में मीनाक्षी मैडम फिर से टोक ही देती हैं। क्या बात है श्रद्धा, आज कुछ अलग ही बात है। चेहरे पर इतनी चमक की दिल की खुशी साफ पता चल रही है। बाकी टीचर्स भी हाँ में हाँ मिलाकर कहने लगती हैं, आज तो ग्लो कर रही हो, कुछ खास बात? तभी मीनाक्षी मैडम कहती हैं, लगता है पति से सुलह हो गई। श्रद्धा चौंक कर चित्रा मैडम को देखती है, पर वो ना में सिर हिला देती हैं। तब मीनाक्षी मैडम कहती हैं, तुमने नहीं बताया और न चित्रा मैडम ने, पर तुम्हारे पैर के बिछिया ने बहुत पहले ही बता दिया था कि तुम विवाहित हो। फिर हंसते हुए कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ अगर तुम्हारी सुलह हो गई है। तभी एक टीचर कहती है, मान गए मीनाक्षी मैडम, आपसे तेज नजर किसी की नहीं देखी। तभी बेल बज जाती है और सब अपनी क्लासेस में चली जाती हैं। लंच ब्रेक में चित्रा झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, क्यों श्रद्धा, मुझे क्यों नहीं बताया? श्रद्धा पूरी बात बताती है और फिर कहती है,
मुझे भी नहीं पता था और सब इतना जल्दी में हुआ कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। परसों घर का मुहूर्त है, आप भी आना। तभी कुछ टीचर्स भी सुन लेती हैं और कहती हैं, ये तो गलत बात है, हमें क्यों नहीं बुला रही हो। पूरे स्टाफ रूम में शोर मच जाता है। तो श्रद्धा हंसते हुए सबको आने का निमंत्रण देती है। तभी गौड सर और मिश्रा सर भी आ जाते हैं। आते तो हम भी श्रद्धा मैडम, पर हमें तो कहीं और जाना है। फिर भी समय मिला तो जरूर आएंगे। श्रद्धा एक दिन की लीव एप्लीकेशन डाल देती है। छुट्टी के समय जब वो घर के लिए निकल रही होती है, तभी मीनाक्षी मैडम उसे फिर पकड़ लेती हैं। अरे श्रद्धा, मेरी बातों का बुरा मत मानना। दरअसल मैं भी कुछ ऐसे हालातों से निकली हूँ, इसीलिए जल्दी समझ जाती हूँ। पर मुझे खुशी है कि तुमने भी अपनी समस्याओं को सुलझा लिया है। पर एक बात हमेशा याद रखना, दूसरे आपको तब बदल पाते हैं जब हम कमजोर पड़कर उन्हें ऐसा करने देते हैं। दूसरों के लिए खुद को मत बदलो, क्योंकि उनकी चाहतों में हम खुद को खो देते हैं। किसी बात को मानने में और खुद को बदलने में फर्क होता है। तभी चित्रा मैडम भी आकर श्रद्धा के कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, सही कह रही हो मीनाक्षी मैडम, मैं आपकी बात समझ गई। मीनाक्षी मैडम, मैम आप भी जरूर आना। पक्का जी पक्का, अब तो तुम्हारे पति से भी मिलना चाहती हूँ। सब लोग बाय करके निकल जाते हैं। श्रद्धा भी घर आ जाती है। उसके चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही होती है। तो मीरा जी भी छेड़ देती हैं, क्या बात है बेटा, यहाँ रहते हुए तो इतनी उदास दिखती थी, कुछ ही घंटों में इतना चेंज। क्या मम्मी आप भी ऐसे ही बोलोगी। ये कहकर वो अपनी माँ के गले लग जाती है। दोपहर में श्रद्धा अपने कमरे में होती है। तभी उसे डीके के आने की आवाज़ सुनाई देती है। आहट जब कमरे के बाहर रुकती है तो श्रद्धा का दिल बुरी तरह से धड़कने लगता है। डीके कमरे में घुसता है। श्रद्धा अपनी अलमारी के पास खड़ी होती है। तुम तैयार हो? हाँ, बस थोड़ा सामान और रखना है। ठीक है, मैं बाहर इंतजार करता हूँ, कहकर जाने लगता है। तभी श्रद्धा बोल पड़ती है, आपको कुछ बताना है। वो स्कूल में। डीके घबरा जाता है। उसका चेहरा देखकर श्रद्धा तुरंत बोलती है, नहीं घबराने की बात नहीं है, वो सबको पता चल गया है, नए घर के बारे में और मेरे पति के बारे में। तो सब पीछे पड़ गए, इसलिए सारा स्टाफ इनवाइटेड है, सब आपसे मिलना चाहते हैं। डीके कुछ न बोलकर श्रद्धा को देखता रहता है। तभी दोनों को हंसी आ जाती है और दोनों जोर से हंसने लगते हैं। डीके श्रद्धा को खींचकर अपने गले लगा लेता है। डीके हंसते हुए कहता है, जब सबको पता चलेगा कि हम पति पत्नी हैं तब क्या होगा। मैं भी वही सोच रही हूँ, सबके रिएक्शन कैसे होंगे। तभी मीरा जी खाने के लिए बुलाने आ जाती हैं। दोनों शाम को 5 बजे घर पहुँचते हैं। मानवी सबको चाय देते हुए दिखाई देती है। अरे भाभी आप आ गए, आप भी चाय लो। श्रद्धा मना करती है, बस घर से चाय पीकर ही आए हैं। डीके श्रद्धा को छोड़कर काम पर निकल जाता है। श्रद्धा जैसे ही अपने कमरे का रुख करती है, तब सुमेधा जी की आवाज आती है, रुको तुमसे कुछ बात करनी है। वापस आकर सोफे पर बैठते हुए श्रद्धा, जी कहिए, ये नौकरी का क्या मामला है? आपको डीके ने नहीं बताया? उसने जो बताया वो बताया, मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। जी मैंने स्कूल की नौकरी दोबारा ज्वाइन कर ली है और अब छोड़ूंगी भी नहीं। हमने तो शादी से पहले ही बता दिया था कि नौकरी नहीं करवानी। श्रद्धा सोफे पर से उठते हुए, बताया तो ये भी नहीं था कि घर की बहू को आप चोर समझेंगी। बाकी आप डीके से बात कर लें, क्योंकि उनको कोई ऐतराज नहीं है। श्रद्धा की बात सुनकर सुमेधा जी का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। दोनों के जाते ही मानवी के मुंह से निकल जाता है, वाह क्या बात है, जबरदस्त सीन था। हम ब्लॉकबस्टर मूवी। श्रद्धा जब अपने कमरे में जाती है तो उसका माथा ठनक जाता है। कमरे की आज भी सफाई नहीं हुई होती। वो वापस जाकर मानवी को पूछती है, सफाई कौन करता है आजकल? मेड आती है भाभी, पर वो आपके रूम की सफाई नहीं करती। श्रद्धा माथे पर बल डालते हुए, क्यों भैया नहीं करवाते? उन्हें ही कोई ना कोई शिकायत रहती थी, तो फिर कराना बंद कर दिया। अगर आप कहोगी तो कल से कर देगी। ठीक है, बताती हूँ मैं बाद में। श्रद्धा वापस जाकर अपना रूम साफ करती है। शाम मानवी सबके लिए खाना बना रही होती है, तो श्रद्धा भी रसोई में जाती है। मानवी पूछ लेती है, आपके लिए भी खाना बनाना है क्या? मतलब भैया तो नहीं खाते, आप खाओगी तो मैं बना ही रही हूँ। डी के घर पर खाना नहीं खाते तो कहाँ खाते हैं?
मानवी कंधा उचकाकर रोटी सेंकने लगती है। श्रद्धा कमरे में आती है, तभी उसका फ़ोन बजता है। डीके उसे तैयार रहने के लिए कहता है। 9 बजे डीके आता है तो दोनों बाहर जाते हैं खाना खाने। श्रद्धा डीके से पूछती है, जिसके जवाब में डीके कहता है कि धीरे धीरे सब जान जाओगी। फिलहाल के लिए खाना हम बाहर से भी खा सकते हैं, या फिर तुम बना लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। श्रद्धा असमंजस में देखती रहती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है। दोनों घर वापस आते हैं। तब डीके अपना कमरा देखता है तो अंदर से बहुत खुश होता है, पर इमोशनल होकर अपनी आंख बंद कर बैठ जाता है। क्या हुआ? साफ कमरा अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत दिनों बाद अपना रूम अपना सा लग रहा है। श्रद्धा पास आकर बैठती है तो डीके उसके कंधे पर अपना माथा रख देता है। दोनों खामोशी से बैठे रहते हैं। श्रद्धा महसूस कर पा रही थी कि डीके किसी दर्द में है। वो डीके के सर को सहलाती रहती है। थोड़ी देर में डीके कहता है, सोना चाहिए वरना सुबह लेट हो जाएगा। कल वैसे भी बहुत काम है, दोपहर को शॉपिंग भी जाना है। अगले दिन श्रद्धा सुबह जल्दी उठकर अपने रूम की साफ सफाई कर कपड़े मशीन में लगा देती है। वो देख लेती है कि उसकी मशीन उसके बाथरूम में रखी है। फिर वो रसोई में जाकर अपने और डीके के लिए नाश्ता बनाती है। मानवी अभी भी दिखाई नहीं देती। आंगन में माँ और रश्मि होते हैं। श्रद्धा पैर छूकर अपने रूम में आ जाती है। डीके को नाश्ता बताकर श्रद्धा स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। स्कूल का दिन हमेशा की तरह बिजी रहता है। दोपहर को डीके और श्रद्धा शॉपिंग खत्म कर घर आते हैं। श्रद्धा अपने कमरे में चली जाती है और डीके माँ के कमरे की तरफ। थोड़ी देर में शोर आ रहा होता है। सुमेधा जी जोर जोर से ये कर चिल्ला रही होती हैं। श्रद्धा भी भागती हुई वहां पहुंचती है। उसे देखते ही सुमेधा जी चिल्लाने लगती हैं, तू मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाहती है, इसलिए वापस आई है। डीके, श्रद्धा अपने रूम में जाओ। फिर माँ की तरफ मुड़कर, उसे कुछ नहीं पता, आपको जो भी कहना है मुझसे कहो, ये मेरा फैसला है। मैंने नया घर लिया है, अब कुछ समय वहीं रहूंगा। आपको या घर को या अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ रहा। आप चाहो तो साथ में रहो मेरे। कल गृह प्रवेश है, आपको आना ही है। तू ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? अब भी बताने की जरूरत है क्या माँ? डीके के रूम में वापस आते ही श्रद्धा लपकती है। माँ को नए घर के बारे में नहीं बताया था। नहीं, क्यों? जरूरत नहीं लगी। ये पैकेट से तुम दे देना बाकी सबको, मेरे सर में दर्द हो रहा है। श्रद्धा जल्दी से सबको शॉपिंग बैग से देकर इनवाइट करती है और वापस आकर डीके के सर पर बाम लगाती है। वो डीके का सर अपनी गोद में रखकर दबाने लगती है। डीके उसके हाथों को पकड़ अपनी आंखों पर रख लेता है। श्रद्धा भी उसके हाथों पर अपना सर टिका लेती है और धीरे से बुदबुदाती है, ये हो क्या रहा है? अगले दिन सुबह भागदौड़ शुरू हो जाती है। 9 बजे श्रद्धा और डीके अपने नए घर के लिए पहुंच जाते हैं। प्रिंस डीके को आश्वासन देता है कि वो बाकी सबको ले आएगा, पर रश्मि जिद करके साथ आ जाती है। 11 बजे पंडित जी आ जाते हैं। परिवार के सब लोग भी आ चुके थे। श्रद्धा का परिवार और मानवी का परिवार, निशांत का परिवार, बुआ और मामा का परिवार, सब लोग समय से आ जाते हैं। 1 बजे पूजा समाप्त होती है। डीके दरवाजे पर जाकर मेहमानों के स्वागत के लिए खड़ा हो जाता है। रितेश अपनी मंगेतर प्रियांशी के साथ आता है। वो भी बहुत सुंदर लड़की थी। डीके उसे उलाहना देता है। क्या रितेश, इतना लेट? पूजा भी खत्म हो गई। तो रितेश प्रियांशी की तरफ इशारा कर कहता है, मेरी कोई गलती नहीं, पूछो इसे, इसके कारण लेट हुआ है। प्रियांशी हंसते हुए कहती है, हाँ भैया, आज तो मैंने ही लेट करवाया है, वो भी जानबूझकर। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कहीं जाना होता है तो ये लेट करते हैं, इसलिए मुझे मौका मिला तो मैंने भी चौका मार लिया, कहकर अंदर चली जाती है। देख लिया डीके, अब तो तू समझ ही गया होगा। डीके हंसते हुए, कोई नहीं भाई, सब चलता है। धीरे धीरे मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। चित्रा अपने बेटे अंकुर के साथ आती हैं। तब डीके और श्रद्धा दोनों साथ खड़े होते हैं। श्रद्धा हेलो कर चित्रा के गले मिलती है और उसे अंदर ले जाती है। अंकुर कहता है, वो डीके सर, मैं उस दिन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तो वैसे ही बोल दिया था। डीके उसका कंधा थपथपाकर कहता है, कोई बात नहीं, हालांकि मुझे बुरा भी लगा और गुस्सा भी आया, पर मैं जानता था कि श्रद्धा सिर्फ मेरी है और तुमने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोला था, इसलिए मैं भी भूल गया।
अब तुम भी भूल जाओ। तभी स्कूल की बहुत सारी मैडम आ जाती हैं। डीके सबको अंदर ले आता है और आवाज लगाता है, श्रद्धा आपके गेस्ट आए हैं। श्रद्धा तुरंत आकर सबका स्वागत करती है। सबकी आपस में खुसर फुसर शुरू हो जाती है। यार इस आदमी को कहीं तो देखा है पर याद नहीं आ रहा है। हाँ सही कह रही हो पर कहाँ देखा है। तब एक टीचर कहती है, इसे मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में देखा था शायद एक दिन। तभी मीनाक्षी मैडम कहती हैं, अरे ये तो वही हैं जिसने स्कूल में बाथरूम बनवाए थे। हैं? सारी की सारी चौंक कर डीके को देखने लगती हैं। डीके भी सब समझकर उनको अनदेखा करता है। तभी सब श्रद्धा को पकड़ लेती हैं। क्या बात है, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। हमारे सामने छुप छुप कर रोमांस चल रहा था, वो भी स्कूल में। सबकी खिलखिलाहट के बीच श्रद्धा शर्मा जाती है। चित्रा भी उनमें शामिल हो जाती है। तभी मीनाक्षी मैडम कहती हैं, भाई मान गए। मेरी तेज नज़रों ने भी नहीं पहचाना कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सब मिलकर श्रद्धा की खूब खिंचाई करते हैं। तभी डीके की आवाज़ आती है, श्रद्धा जरा यहाँ आना। दरअसल जब डीके इन सब की बातों के मजे ले रहा था तो वो देखता है कि मिश्रा जी और गौड़ सर अंदर आ रहे होते हैं। अभिवादन के बाद गौड़ सर से रुका नहीं जाता और वो बोल ही देते हैं, आज आपके यहाँ आने के कारण एक और दावत छोड़ दी मैंने। वो आपके दोस्त और श्रद्धा मैडम के यहाँ भी दावत है, पर हम तो आपके यहाँ ही आ गए। डी के नीचे मुंह करके हंसता है, कोई बात नहीं गौड़ सर, वहाँ से सब यहाँ आ चुके हैं देखिए। मिश्रा सर और गौड़ सर दोनों देखते हैं। काफ़ी टीचिंग स्टाफ वहाँ आया हुआ होता है। आइए मैं आपको अपनी वाइफ से मिलवाता हूँ। श्रद्धा जरा यहाँ आना, इनसे मिलो। ये है गौड़ सर और मिश्रा सर, तुम्हारी ही स्कूल में हैं। और ये है मेरी वाइफ श्रद्धा, आपके ही स्कूल में है। गॉड और मिश्रा दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी कुछ और मेहमान आ जाते हैं तो डी के श्रद्धा का हाथ पकड़ आगे बढ़ जाता है और उन दोनों से कहता है, आप लोग अंदर चलकर कुछ जलपान कीजिए, हम अभी आते हैं। उनके जाते ही मिश्रा जी के मुंह से निकलता है, ओ तेरी, ये तो धोखा दे रही थी। गौर सर चिढ़ते हुए हद करते हैं, मिश्रा जी कहीं तो छोड़ दीजिए, वैसे मानना पड़ेगा बड़े घुन्ने निकले दोनों, बिल्कुल भनक नहीं लगने दी। अपना मुंह टेढ़ा करते हैं, आइए कुछ खाते हैं। खाना पीना सब शानदार रहता है। सब लोग घर के खाने की अरेंजमेंट की बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी निकलने से पहले बता जाते हैं कि घर को रात में अकेला न छोड़ें और अखंड दीपक दशहरा तक जलेगा, तो उसका भी ध्यान रखें। सब लोग जाने लगते हैं। तभी चित्रा का ध्यान अंकुर की तरफ जाता है। वो उसकी निगाहों का पीछा कर देखती हैं तो वो श्रद्धा को देख रहा होता है। चित्रा उसके हाथ पर मारकर कहती हैं, बेटा जी बड़ी गलत राह पकड़े हो, वापस आ जाओ। क्या बोल रही हो मॉम? वही जहाँ तुम देख रहे हो मेरी भी नज़र है। आप गलत समझ रही हो, मैं श्रद्धा को नहीं, उसके बराबर में खड़ी लड़की को देख रहा हूँ। कौन? वो जो पिंक लहंगे में है? हाँ जी वही, मुझे तो वो बहुत अच्छी लग रही है। वो तो श्रद्धा की छोटी ननद रश्मि है, अभी ग्रेजुएशन में है, दूसरा साल है। तो मैं कौन सा आज ही शादी करना चाहता हूँ और पता नहीं वो मुझसे शादी करना चाहेगी या नहीं। वो तो है, चलो मैं बात करके देखूंगी। चलो अब घर निकलते हैं। तभी टीचर्स का शोर मच जाता है कि सब डांस करेंगे और फिर शुरू होता है धूम धड़क्का वाला डांस। श्रद्धा और डीके भी काफ़ी समय बाद एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। पूरा दिन बहुत खुशी भरा बीतता है। शाम तक सब चले जाते हैं। प्रिंस भी सबको लेकर घर आ जाता है। आज पूरा दिन सुमेधा जी अनमनी सी बैठी रहीं, किसी से ज़्यादा बात नहीं की। उधर डीके सबका पेमेंट कर सामान उठवाता है। श्रद्धा मेड के साथ सफाई करवाती है। 7 बजे तक सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। दोनों 1 घंटा आराम करते हैं और फिर शुरू होता है गिफ्ट खोलने का कार्यक्रम। आओ श्रद्धा, गिफ्ट देखते हैं। श्रद्धा भी वहीं जमीन पर कारपेट बिछा देती है और डी के सारे गिफ्ट उठाकर वहीं कारपेट पर ले आता है। चाय पियोगे क्या? हाँ बना लो, और कुछ स्नैक्स ले आना, खाना नहीं खाऊंगा। हाँ मैं भी कुछ हल्का खाना चाहती हूँ। थोड़ी देर में चाय और स्नैक्स के साथ श्रद्धा आ जाती है और देखती है कि डीके ने कुशन लगाकर बहुत अच्छी सेटिंग कर ली थी। दोनों बातें करते हुए गिफ्ट खोलकर देख रहे थे और हंस हंस कर टिप्पणी देते जा रहे थे। बहुत लोगों ने कैश भी दिया था, जो उसको भी श्रद्धा एनवेलप खोलकर देख रही थी। तभी डीके को कुछ याद आता है। वो उठकर एक पेंटिंग नुमा चीज लाता है
और उसे खोलता है। उसमें श्रद्धा और डीके की बहुत सारी फोटो का कोलाज होता है। ये किसने दिया है? ये मधु और निशांत ने दिया है। ये कहकर डीके उसे एक चेयर पर रख देता है और चेयर को अपने सामने की तरफ रखकर वापस मुड़कर कारपेट पर बैठ जाता है। दोनों उसको ध्यान से देखते रहते हैं। तभी श्रद्धा कहती है, डीके, हम कितना सुंदर कोलाज बनवाया है। निशांत और मधु ने डीके कोई जवाब नहीं देता। मधु फिर बोलती है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? कुछ नहीं हुआ श्रद्धा, ज्यादा मत सोचो, अब सब सही है। श्रद्धा का हाथ गिफ्ट पेपर पर होता है जिसे वो खुरच रही होती है। डीके अपना हाथ श्रद्धा के हाथ पर रखता है और उसके हाथ पर अपना दबाव बनाता है। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है श्रद्धा, जो हमने देखा वो कुछ भी नहीं। और सबसे अच्छी बात है, जिंदगी जल्दी ही सही राह पर आ गई। ये कहकर डीके अपनी बाहें श्रद्धा के चारों तरफ लपेटकर उसे अपने करीब कर लेता है। आज जो बताऊंगा शायद उसमें तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएं। श्रद्धा भी डीके का हाथ कसकर पकड़ लेती है। डीके की जिंदगी की बातें डीके के शब्दों में। 11th क्लास में ही मन बना लिया था कि पायलट बनना है, प्लेन उड़ाना चाहता था। पापा को पता था मेरी ख्वाहिश क्या थी, पर पापा के अचानक चले जाने के बाद तो जैसे सब कुछ बिखर गया। सपना चाहते रह गया तो सिर्फ खालीपन और जिम्मेदारी। मामा जी और फूफा जी ने साल भर का खर्चा संभाला। कुछ जुड़ा पैसा भी था तो काम चल रहा था। 12 भी होते ही दोनों का ये कहना था कि बिजनेस अब मुझे संभालना चाहिए। मैं तो इंजीनियरिंग करना चाहता था, पर हालात ही ऐसे हो गए कि दुकान संभालने लगा। कुछ समझ नहीं आता था, डील करना नहीं आता था। दोनों ही अपनी तरफ से मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, पर जब मेरा दिल ही नहीं लगता था तो क्या समझ आता। दिन पर दिन दुकान ठप्प होती जा रही थी। दोनों कभी प्यार से तो कभी डांट कर मुझे काम समझा रहे थे। माँ भी मुझसे उम्मीद लगाए बैठी थी और मैं कुछ भी संभाल नहीं पा रहा था। रिश्तेदारों ने कन्नी काटना शुरू कर दिया था। बस यही दो परिवार थे जिन्होंने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा था। फिर एक दिन गांव से कुछ रिश्तेदार आए। उन्हें अपने बच्चे का इलाज कराना था। वो हमारे यहाँ रुके थे। तभी मेरी छोटी बहन मधु भी बीमार हो गई। रिश्तेदार तो वापस चले गए, मगर मधु की हालत काफी खराब होती चली गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। वक्त की बात थी, मामा जी कहीं यात्रा पर गए थे और फूफा जी सब परिवार किसी रिश्तेदारी में। माँ ने इलाज के पैसों के लिए गहने बेचने का सोचा, पर घर पर वो भी गायब मिले। शायद वही रिश्तेदार चुरा ले गए। माँ की तो जैसे उम्मीद ही टूट गई। हर किसी के सामने वो हाथ फैलाना नहीं चाहती थी। जब तक मामा जी और फूफा जी वापस आए, मधु की हालत खराब हो चुकी थी और उसकी मृत्यु हो गई। क्या? ये क्या कह रहे हो? पर मधु तो जिंदा है। श्रद्धा डीके की बाहों से निकलकर पीछे होकर बोली, ये वो मधु नहीं है श्रद्धा। पापा के एक दोस्त थे महिपाल अग्रवाल, उन्हीं के साथ साझेदारी में पापा ने बिजनेस शुरू किया था। हम उन्हीं के घर में किराए पर रहते थे। फिर एक दिन अचानक अंकल जी गुजर गए। पापा ने उनकी भी जिम्मेदारी उठा ली थी। उनकी बेटी का नाम भी मधु था। वो मुझसे छोटी और प्रिंस से बड़ी थी, और मेरी बहन मधु, वो हम दोनों भाइयों से छोटी थी। मधु की असमय मौत से माँ को बहुत धक्का लगा, पर अग्रवाल अंकल की पत्नी वंदना आंटी ने अपनी बेटी मधु को मेरी माँ की गोद में डाल दिया, ये कहकर कि ये भी तुम्हारी बेटी है। उन दिनों आंटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। माँ की भी मधु के रूप में दूसरी मधु मिल गई थी। ओह अच्छा, ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है। वो मेरे लिए सगी से भी बढ़कर है। आज तक मैंने या किसी ने भी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। सब यही समझते हैं कि वो माँ की बेटी और हमारी बहन है। ना उसने कभी हमें पराया समझा और ना हम सब ने। हाँ ये तो है, मुझे भी लगा था कि माँ को मधु से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। हाँ, उन्हें उससे हम सबसे ज़्यादा प्यार है। श्रद्धा, मुझसे वादा करो, कभी भी इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करोगी। श्रद्धा डीके का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, पक्का वादा, किसी से भी नहीं कहूँगी। मेरे लिए वो कल भी मधु ही थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। वो मधु जो घर की बड़ी बेटी है। फिर क्या हुआ? पर इस बीत रहे एक साल में मेरी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। काम के नाम पर कोई कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। फिर एक दिन एक आदमी दुकान पर आया। पापा की बातें करी कि कैसे वो सबकी हेल्प करते थे। दुकान पर जो हेल्पर थे वो भी उनको जानते थे। उन्होंने काफ़ी सामान खरीदा और पेमेंट बाद में करने का बोल
सिर्फ पूरे सामान की वैल्यू का 10% ही एडवांस दिया। हेल्पर ने भी हाँ बोला तो मैंने माल ले जाने दिया। उसके बाद अगले दिन हेल्पर भी काम छोड़ गया और वो जिसने सामान खरीदा था वो भी लौट कर नहीं आया। सामान और पैसा दोनों डूब गए। मामा जी से बहुत डांट भी पड़ी। मन बहुत दुखी था, रोना चाहता था पर रो नहीं पा रहा था। शाम को दुकान बंद कर जब घर पहुंचा तो देखा प्रिंस दूध के लिए रो रहा था। माँ ने सबको बराबर दूध देने के कारण उसको भी आधा गिलास दूध ही दिया, जबकि उसको पूरा गिलास चाहिए था। उसकी आदत थी गिलास पूरा भरा होना चाहिए तभी पीता था। उस दिन दूध कम था, इसलिए माँ ने उसमें पानी मिलाकर उसको पकड़ा दिया और वो खुश होकर पी गया। माँ का वो चेहरा मुझे आज भी याद है। मैं उल्टे पांव वापस चल दिया और कुछ देखने और सुनने की हिम्मत नहीं थी। दुकान पर जो कुछ भी हुआ माँ से कैसे कहूँगा, बस यही सोच टीले वाले मंदिर के पीछे जंगल में गया और खूब चिल्लाया, श्रद्धा जानती हो, कुछ दर्द जीने नहीं देते और कुछ जिम्मेदारियां मरने नहीं देती। डीके की आंख में आंसू झिलमिलाने लगे और श्रद्धा की भी आंख भर आई। उसने डीके का हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैं देर रात तक घर आया। माँ को बहुत चिंता थी पर उन्होंने ना तो मुझसे कुछ पूछा और ना कुछ कहा। रात तो गुजर गई पर अब मैंने भी ठान लिया कि कैसे भी करके हालात बदलने हैं। मैंने नए सिरे से शुरुआत की और धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। हालात तो सुधरने लगे पर मैं कहीं खोने लगा था। घोंसला बनाने में हम जो यूं मशगूल हुए, उड़ने को पंख भी थे ये भी भूल गए। अपने शौक अपनी पसंद सब भूल बस घर वालों के लिए सब कुछ करने लगा। 3 साल में लगभग सब कुछ संभल गया था कि तभी वंदना आंटी के कैंसर के बारे में पता चला। लास्ट स्टेज थी, बचने की कोई उम्मीद नहीं पर इलाज तो कराना ही था। वो घर बेचना चाहती थी, हम भी किराया नहीं देते थे। माँ और वो एक दूसरे का सहारा बनी हुई थी। मैंने थोड़ा बचत का पैसा और कुछ लोन करके मकान खरीद लिया। 1 साल के भीतर आंटी जी भी चल बसी। मरने से पहले माँ से वचन लिया कि मधु का हमेशा ख्याल रखना। मधु की बड़ी चौकसी की माँ ने। उसके कॉलेज ही पहुँच जाती थी। उसको 1 मिनट की भी देरी हो तो घर में आफत आ जाती थी, कहकर डीके हंसने लगा और श्रद्धा के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मधु और निशांत एक दूसरे को शादी से पहले से जानते हैं। ये बात मेरे सिवा कोई नहीं जानता था। एक दिन जब मैं माल डिलीवर करने गया था तो पास के रेस्टोरेंट में से दोनों को निकलते देखा। मधु को पूछने पर उसने सच बता दिया। उसके बाद मैं निशांत से मिला, वो भी मुझे अच्छा लगा तो माँ को बोला कि एक अच्छा लड़का मिला है, आप कहो तो मधु के लिए देख लूं। माँ तुरंत मान गई। बस बात चलाकर दोनों की शादी करा दी। माँ को आज भी कुछ नहीं पता। आपके अंदर समझदारी कूट कूट कर भरी है। आपके घर वाले बहुत लकी हैं कि आप उनके भाई हैं। आप अपने अंदर इतना कुछ छुपा कर बैठे हैं, ये तो आज ही पता चला। बस एक आदत सी बन गई और कुछ नहीं। किसी से ज़्यादा कुछ बताता नहीं हूँ। कहना तो चाहता हूँ पर कह नहीं पाता। तुमसे भी कहाँ कह पाया कि तुमको कितना चाहता हूँ। जो तब नहीं कहा वो अब कह दो। आज आपके सामने ही बैठी हूँ। श्रद्धा ने डीके को गहरी नज़र से देखते हुए कहा। डीके ने भावुक होकर श्रद्धा को अपने गले से लगा लिया। श्रद्धा भी फूट फूट कर रोने लगी। डीके ने उसे कसकर समेटते हुए उसके बाल खोल अपनी उंगलियां उसके बालों में फंसा लीं। दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर अपने अपने चेहरे टिका रखे थे। आज फिर दोनों खामोश एक दूसरे के दर्द और प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों की ही धड़कनें बढ़ी हुई थीं। डीके अपनी भीगी आवाज में बोला, श्रद्धा कुछ मत कहो, अभी मैं सिर्फ महसूस करना चाहती हूँ। बिना एक शब्द बोले भी आप अपना प्यार दिखा सकते हैं। शब्दों की जरूरत सिर्फ झगड़ा करने के लिए होती है और माहौल को हल्का करने के लिए कहती है। अभी मेरा झगड़ा करने का मूड नहीं है। डी के पीछे होकर श्रद्धा का चेहरा निहारता है। उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। डीके के दर्द की तपिश ज्यादा थी और उस पर पड़ती श्रद्धा के प्यार भरे परिहास की ठंडी बौछार जैसे गर्मी से तपते इंसान को बारिश मिल जाए, बस वही था। और डीके खुद पर काबू ना रख सका और श्रद्धा के चेहरे पर अपने प्यार की निशानियां छोड़ने लगा।
आज श्रद्धा भी अपना प्यार दिखाने में पीछे नहीं रही। दो बिछड़े प्यार करने वाले आज लंबे समय बाद मिले थे और अपने अंदर की भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे थे। प्यार की बारिश में दोनों ही भीग रहे थे। डीके ने श्रद्धा के माथे पर अपना प्यार बरसाया और उसे गोदी में लेकर अपने बेडरूम की तरफ चल दिया। आज रात बड़ी खुशनुमा हो चली थी और सुबह की धूप अलसाई सी लग रही थी। डीके की जब आंख खुली तो देखा श्रद्धा वहां नहीं थी। एक बार को उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। वो पूरे घर में घूम आया पर श्रद्धा नहीं दिखी। वो परेशान होकर दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी श्रद्धा कमरे में आती है। अरे आप उठ गए, अच्छा हुआ इस कमरे में बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। मैं तो दूसरे बाथरूम में नहा कर आई हूँ, ये बाथरूम चेक करवाना पड़ेगा। अब आप भी उठकर तैयार हो जाओ, मैं पूजा करके आती हूँ। अभी तक डीके उसे बिना कुछ बोले एकटक देख रहा था। उसके जाते ही तेज सांस खींचकर वापस बेड पर लेट जाता है और अपने हाथ से अपना दिल सहलाने लगता है। वो मन में सोचता है, शुक्र है कि श्रद्धा नॉर्मल दिख रही है। एक बार को मुझे लगा कि कहीं नाराज तो नहीं हो गई। कंट्रोल डीके कंट्रोल, फालतू की बातें मत सोच, सिर्फ अच्छी बातें सोच, तभी श्रद्धा वापस आ सकती है। आप उठे नहीं, देर हो जाएगी। जैसे ही वो डीके के पास आती है, डीके खींचकर उसे अपने पास बेड पर गिरा देता है। हो जाने तो देर, कुछ नहीं होता, इतना सुनहरा दिन है। दोनों एक बार फिर प्यार में डूब जाते हैं। थोड़ी देर बाद श्रद्धा अपने स्कूल की वाइस प्रिंसिपल को कॉल कर छुट्टी के लिए कहती है, जिसे वो साफ मना कर देती हैं। दशहरा की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, उसके पहले टेस्ट कंप्लीट होने चाहिए, ये कहकर वो फ़ोन कट कर देती हैं। क्या हुआ श्रद्धा, डी के स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा? तो मत जाओ, मैं भी आज छुट्टी ले लेता हूँ। लीव मिलना मुश्किल है, कल की तो ले ली थी, मैंने बात भी की पर मना कर दिया। रुको, डी के फ़ोन निकाल कर किसी से बात करता है, फिर श्रद्धा से कहता है अब कोशिश करो। तभी श्रद्धा का फ़ोन फिर से बजता है। श्रद्धा अपनी वाइस प्रिंसिपल से फिर बात करती है और उसको छुट्टी मिल जाती है। वो खुश होकर डीके के गले लग जाती है और पूछती है, आपने किसको फ़ोन किया था? तुम्हारी प्रिंसिपल को। अब बाथरूम आइटम सप्लाई का कुछ तो फायदा मिले। स्कूल का काम करवाने का इतना फायदा? श्रद्धा आश्चर्य से कहती है। डीके उसके कान की झुमकी हिलाते हुए कहता है, स्कूल के साथ साथ उसके घर के बाथरूम को भी बेस्ट सोल्यूशन दिए उसकी वजह से। चलो मैं भी तैयार हो जाता हूँ, पहले कहीं चलकर नाश्ता करते हैं, फिर आज रसोई सेट करेंगे। ठीक है, लेकिन आप मुझे आगे की बातें भी बताओगे जो अभी रह गई हैं। डीके उसकी नाक पर प्यार करता है। पक्का। दोनों पूरा दिन साथ गुजारते हैं। आज दोनों अपना वो समय याद करते हैं जब वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए छटपटाते थे। रसोई भी सेट हो जाती है। शाम को प्रिंस और मानवी मिलने आते हैं। मानवी खाना बना के लाई होती है। श्रद्धा कहती है, अरे तुम क्यों परेशान हुई, मैं बना लेती। अब रसोई भी सेट हो गई है, मुझे तो प्रिंस ने कहा तो मैं ले आई। चारों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना बुरा भी नहीं था तो बहुत अच्छा भी नहीं था। श्रद्धा ने सिर्फ दाल ही बनाई होती है और प्रिंस मजे लेकर खा रहा होता है। अरे भाभी, मानवी को भी सिखा देना ऐसी दाल बनाना, मुझे तो ऐसी दाल ही पसंद है। मानवी हंसते हुए कहती है, पूरा खाना भाभी ही बना लेंगी, मुझे क्यों परेशान करते हो। डी के खाना खाते हुए रुक जाता है। श्रद्धा के पास बहुत काम है, अब समय की भारी कमी है, मैं तो खुद किसी को लगाने वाला हूँ खाना बनाने के लिए। श्रद्धा चौंक कर डीके को देखने लगती है। खाने के बाद थोड़ी देर और बातें होती हैं, फिर प्रिंस और मानवी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद श्रद्धा डीके से पूछती है, आपने रसोइये की झूठी बात क्यों कही? बता दूंगा। डीके बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। श्रद्धा वहीं आ जाती है। सिगरेट छोड़ने के लिए मत कहना, मैं तुमसे कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता। हम ठीक है। सिगरेट पीते हुए डीके अपनी बात फिर शुरू करता है। 10 साल गुजर गए, दुकान से घर और घर से दुकान, कुछ और कभी किया नहीं। कुछ इच्छा नहीं हुई और कुछ समय और साथी नहीं मिला। जब तुमसे मिला तो तुम्हारी वो निश्चल हंसी जैसे मेरे दिल और दिमाग में बस गई। अपने पहले प्रभाव को बनाने के लिए लोग कितना जतन करते हैं, कितनी बनावट दिखाते हैं, पर तुम बहुत अलग लगी। लगा जैसे मैं जिस साथी की तलाश में था वो तुम हो सकती हो, और हुआ भी ऐसा ही। पर हमारे संबंध पर माँ की असुरक्षा की भावना की परछाई पड़ने लगी थी। ऐसा नहीं था कि मैं समझता भी नहीं था, पर शायद उसको बैलेंस नहीं कर पाया।
श्रद्धा पास आकर डीके की बाजू पकड़ लेती है। जिस दिन तुम्हें घर से निकाला उसके बाद एक रात भी चैन की नींद नहीं सो सका। तुम्हारे जाने के बाद माँ ने जब बस ये कहा कि थोड़े दिन मायके रहने दो, अपने आप अक्ल आ जाएगी, मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। अगले दिन जब निशांत ने सारी बातों का खुलासा किया तब भी माँ ने अपनी गलती नहीं मानी और जितनी सहजता से उन्होंने तुम्हारे पापा से कहा कि मैं डीके को भेज दूंगी श्रद्धा को लाने, मुझे लगा वो किसी सामान की बात कर रही थी। उन्हें जरा भी अफसोस नहीं था कि उनकी इन बातों के कारण उनके अपने बेटे की जिंदगी किस कदर बिखर गई थी। मैं किस मुंह से तुमको वापस लाता और क्या पता आगे इससे ज्यादा कुछ होता, तब क्या करता मैं। माँ गहनों को लेकर इतनी आशंकित क्यों रहती हैं, ये तो तुम समझ ही गई होगी। श्रद्धा डीके की बाजू सहलाते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है। इन्हीं सब बातों में उलझकर मैंने ना तो तुम्हें फोन किया और ना ही लेने आया। तुम्हारे घर से जाने की बात पर मानवी के घर वाले भी आ गए। आखिर उनकी बेटी को भी इसी घर में आना था, पर माँ ने बात ही बदल दी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।